ओके, तो दो टेबल का CRUD परफॉर्म हम लोग कर रहे थे। दो टेबल का CRUD परफॉर्म करने के टाइम पे कुछ कंसेप्ट बताया था। मैं पहला कंसेप्ट ज्वाइन का बताया था। ज्वाइन में मेरे पास जो है वो चार टाइप के ज्वाइन है। कौन कौन से चार टाइप के ज्वाइन? इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। इनर ज्वाइन हम लोग देखे थे। इनर ज्वाइन में क्या होता है, दोनों टेबल का मैच्ड रिकॉर्ड लेके आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग उससे पहले हम लोग देखे थे क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, ये फर्स्ट टेबल का एक रिकॉर्ड जो है वो ऑल टेबल से मैच होता है, ठीक है। ये मेरा हो गया क्रॉस ज्वाइन। उसके बाद हम लोग आ जाते थे सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में बताया था कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम लोग सेल्फ ज्वाइन यूज करते हैं अगर सेम टेबल में ही सेम टेबल का रेफरेंस है। लाइक जैसा यहाँ पर हम लोग क्रिएट किए थे, तो मैंने एक टेबल लिया था एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी थी और मैनेजर आईडी भी वही टेबल के अंदर थी, लेकिन मैनेजर आईडी में जो डेटा था वो एक्चुअल में एम्प्लॉय आईडी का ही रेफरेंस था। मैं बताया था कि ये बंदे का मैनेजर ये है। डेटा भी डाले थे हम लोग बहुत सारा वो टाइम पे, तो वो डेटा के बेस पे ये जनरेट हुआ है। तो अगर सेम टेबल को तुमको सेम टेबल से ही ज्वाइन करना रहेगा तो सेल्फ ज्वाइन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ ज्वाइन को मैं तुमको एसक्यूएल सर्वर में एक्सप्लेन कर दिया था। एसक्यूएल सर्वर में अपना सेल्फ ज्वाइन चल रहा था बराबर प्रॉपर। अब बात यहाँ पे आती थी कि लिंक क्यू में सेल्फ ज्वाइन कैसे करेंगे हम लोग। लिंक क्यू में सेल्फ ज्वाइन कैसे करें, तो लिंक क्यू के अंदर ज्वाइन कर, तो पहले लिंक क्यू में ज्वाइन सीखना पड़ेगा। हम लोग एसक्यूएल साइड में सब कुछ कर लिए थे, अब हम लोग को लिंक क्यू साइड में करना है। तो लिंक क्यू साइड में मैं तुमको बताया था कि जो हम लोग इंक्लूड यूज करते हैं, इंक्लूड यूज करने से ज्वाइन बनता है। याद होगा शायद, मैं क्वेरी भी बताया था कि अंदर जनरेट कौन सी क्वेरी होती है। इंक्लूड यूज करने से ज्वाइन की क्वेरी बनती है, लेकिन वो ज्वाइन की क्वेरी पे अपना कंट्रोल नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपने से ज्वाइन की क्वेरी अगर कोई कस्टम लिखना है, लाइक मेरे को सेल्फ ज्वाइन लिखना है, क्रॉस ज्वाइन लिखना है, या कोई और ज्वाइन लिखना है, तो यह सब क्वेरी लिखना है, तो उस टाइम पे मेरे को लिंक्यू के सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले लिंक्यू का सिंटैक्स हम लोग देखेंगे, एकदम सादा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिंक्यू में उसका इक्विवेलेंट क्वेरी। उसके बाद हम लोग ज्वाइन पे जंप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं सिंटैक्स बताने के लिए तुमको। तो लिंक्यू का जो सिंटैक्स है, सिंपल लिंक्यू का जो सिंटैक्स है, उसमें सबसे पहला ऑपरेटर होता है फ्रॉम। देखो एसक्यूएल के अंदर हम लोग पहले लिखते हैं सेलेक्ट, फिर हम लोग लिखते हैं कॉलम, फिर फ्रॉम, फिर टेबल, बराबर। लेकिन लिंक्यू में हम लोग क्या करते हैं, लिंक्यू में पहले फ्रॉम, फिर लिखते हैं हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद लिखते हैं इन, फिर लिखते हैं डेटा सोर्स। देखो मैं यहाँ पे डेटा सोर्स क्यों लिख रहा हूँ उसका मीनिंग बताता हूँ मैं। तो डेटा सोर्स क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, एसक्यूएल सर्वर में जो डेटा हम लोग गेट करते हैं उसके उसके केस में जो फ्रॉम के बाद जो होता है उसमें क्या होता है, खाली टेबल ही होगा, या तो टेबल होगा या तो व्यू होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एरे भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है, कलेक्शन भी हो सकता है, सॉर्टेड लिस्ट भी हो सकती है, आई इन्यूमरेबल कलेक्शन भी हो सकता है, आई क्वेरिएबल कलेक्शन भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकती है। समझिएगा, मतलब जितने भी टाइप के कलेक्शन, मैं तुमको बताया था कि बहुत सारे टाइप के कलेक्शन डॉटनेट के अंदर है। अगर कलेक्शन का लेक्चर थोड़ा बहुत तुम लोग को याद होगा तो दो बेसिक टाइप कलेक्शन की बताया था, सिस्टम डॉट कलेक्शन और सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। सिस्टम डॉट कलेक्शन जो बताया था वो अनटाइप्ड कलेक्शन के लिए, और सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक जो है वो टाइप्ड कलेक्शन के लिए। टाइप्ड कलेक्शन में हम लोग लिस्ट बनाए थे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और अनटाइप्ड कलेक्शन में हम लोग अरे लिस्ट बनाए थे। ये याद है इतना, ठीक है। इसके आगे जितने भी टाइप का कलेक्शन तुम क्रिएट करोगे उस पर तुम लिंक क्यू लिख सकते हो। लिंक क्यू लिखना ही क्यों है, सवाल ये, लिंक क्यू लिखना क्यों है? लिंक क्यू लिखना इसके लिए है, अगर तुमने एक लिस्ट बनाया, वो लिस्ट के अंदर 50 इंप्लॉई है। अब तुमको आगे कोई बोलता है कि फाइंड करके बताओ, एक स्पेसिफिक नेम देता है, लाइक स्पेसिफिक नेम दिया कि मुजम्मिल, ये मुजम्मिल नाम ये लिस्ट में है कि नहीं है। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये एसक्यूएल सर्वर होता तो तुम क्या लिखते, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इज इक्वल टू मुजम्मिल। ये तुम एसक्यूएल सर्वर में करते ना। लेकिन अभी तुम्हारे पास डेटा एसक्यूएल सर्वर के टेबल में नहीं है, डेटा तुम्हारे पास एरे में, या डेटा तुम्हारे पास लिस्ट में, या डेटा तुम्हारे पास इन जनरल कोई कलेक्शन में। मेरी बात समझी, मतलब वो डिक्शनरी में भी हो सकता है, वो आई एन्यूमरेबल पे भी हो सकता है, वो
लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में भी हो सकता है, वो एरे में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। मतलब इसको इन शॉर्ट क्या बोलूंगा मैं, कलेक्शन। तो डेटा तुम्हारे पास कलेक्शन में, अब तुमको उस पर फिल्टर करना है, उसमें ऑर्डर बाय करना है। फिल्टर समझता है ना, वेयर क्लॉज अप्लाई करना है, फिल्टर करना है, उसको ऑर्डर करना है, मतलब सॉर्ट करना है, फिल्टर, सॉर्ट और ग्रुपिंग, मतलब ग्रुप करना है। ये सब चीज तुमको कलेक्शन पे करना है। तो तुम एसक्यूएल सर्वर की जगह सेम चीज सी शार्प में लिखते हो, और वो सिंटेक्स को हम लोग बोलते हैं लिंक यू। वहीं पे लिंक यू का यूज आ जाता है। लास्ट टाइम भी मैं बताया था कि लिंक यू का एक टेस्ट केस क्या है, एक सिनेरियो क्या है, कब लिंक यू यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ ज्वाइन की एग्जांपल बता रहा था, लाइक मेरे को सेल्फ ज्वाइन करना है। अब यूजुअली ज्वाइन कैसे होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क में इंक्लूड लिखो तो ज्वाइन हो जाता है। लेकिन जो इंक्लूड लिखने के बाद जो ज्वाइन जो 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 ज्वाइन की क्वेरी बनती है, वो क्वेरी पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मेरे को कुछ कस्टम क्वेरी लिखना है तो मैं लिंक यू में लिखूंगा। अब मैं दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ लिंक यू का। लास्ट टाइम ये सिनेरियो बताया था, अभी मैं दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ कि तुमने कहीं से डेटा गेट कर लिया, कहीं से, मतलब एक टेक्स्ट फाइल में 1,000 इंप्लॉय का नाम लिखा हुआ है टेक्स्ट फाइल में। तुमने टेक्स्ट फाइल से रीड किया डेटा, टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करने के बाद अब तुमको वो फाइल में डेटा सर्च करना है। तो अब तुम एसक्यूएल क्वेरी नहीं यूज कर सकते। अब तुमको सर्च करने के लिए या तो मैनुअल कोड लिखो या तो फिर लिंक यू लिखो। तो उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, फिल्टर, सॉर्ट, ग्रुपिंग, ये सब चीज जो एसक्यूएल में करते थे वो तुम अपने कलेक्शन पे करोगे। तो कलेक्शन पे करने के लिए जो चीज यूज होगी वो लिंक यू है। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं टेबल नहीं लिखा हूं, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, डेटा सोर्स। फिर उसके बाद सेलेक्ट टेम्पररी वेरिएबल, ये क्वेरी है, ये जो है एक लिंक यू की क्वेरी है। तो ये एसक्यूएल में इसके किसके इक्विवेलेंट है, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा सोर्स बोल देता हूं मैं, है ना। मतलब अभी टेबल का नाम ही समझ लो ऐसा। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो एसक्यूएल की क्वेरी है, इसकी इक्विवेलेंट ये लिंक यू की क्वेरी है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद टेम्पररी वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो अपने नाम, जो भी तुमको क्वेरी में यूज करना रहेगा आगे, तो वो एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे। ये वेरिएबल का स्कोप खाली ये क्वेरी तक रहेगा, जब तक ये क्वेरी है तभी तक इसको यूज कर सकते हो, इसके नीचे ये वेरिएबल को नहीं यूज कर सकते, ये भी समझ लो। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं कि इंटरव्यू में लिंक यू को वेरिएबल क्रिएट किया तो उसका स्कोप क्या रहता है, कहाँ यूज होगा। तो वो सिर्फ वो क्वेरी में ही चलता है, यहां से लेके यहां तक कि इसका स्कोप है। नीचे आके टेम्पररी वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो नहीं चलेगा, वो बोलेगा कि मेरे को पता ही नहीं क्या है। तो टेम्पररी वेरिएबल जो लिंक की क्वेरी में चलेगा, इन लिखोगे। इन लिखने के बाद डेटा सोर्स लिखना है, और जब सेलेक्ट में जो वेरिएबल को तुम सेलेक्ट करोगे, वेरिएबल का जो डेटा आएगा वो आएगा। तो इसको अगर मैं सी शार्प में यहाँ पे लिख के बताऊं तुमको ये क्वेरी को, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक तुम्हारा कंट्रोलर में आया मैं, यहाँ पे मैं ये लिखा हूं। ठीक है, सेम चीज में फिर से लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखना है, फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद तुमको देखो वो खुद से बोलने लगा, ईएमपी इन टेस्ट। क्यों, ईएमपी जो है वो टेम्पररी वेरिएबल है, इन जो है वो इन लिखना था, और टेस्ट जो है क्या है, डेटा सोर्स। ठीक है। तो क्या वेरिएबल, अब वो उसने सजेस्ट कर रहा है, समझे क्या। तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एम्प्लॉय को रीड करना है तो मैंने ले लिया ईएमपी नहीं लिया, मेरे ऊपर है ना, कुछ भी ले सकता हूं मैं। इन इन के बाद ऑल इंप्लॉय को रीड करना है मेरे को, तो डीबी डॉट इंप्लॉइज। तो ये क्या हो गया, मेरा डेटा सोर्स हो गया। इसमें इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा ऑल इंप्लॉय। अब उसके बाद एंटर करके मैं लिखा सेलेक्ट ई। ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप्लॉय। ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप्लॉय। ये चीज ये लिंक यू में हो रही है। मेरी बात समझ में आई। देखो थोड़ा सा अजीब लगता है शुरू में देख के सिंटेक्स के, ये सब सेलेक्ट फ्रॉम कैसे कैसे आ गया, सेलेक्ट बाद में कैसे चला गया, क्योंकि अपने को आदत है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम की। तो लेकिन इसको तुम लोग लॉजिकली देखोगे तो तुमको समझेगा कि पहले कलेक्शन से, अब ये चलता कैसे है वो समझ लो। ये कलेक्शन में 10 इंप्लॉय है। ठीक है, फर्स्ट इंप्लॉय आके ई में स्टोर होगा और नीचे की क्वेरी चलेगी। फिर सेकंड इंप्लॉय ई में आएगा,
फिर नीचे की क्वेरी चलेगी, फिर थर्ड एम्प्लॉय, फिर फोर्थ एम्प्लॉय, फिर फिफ्थ एम्प्लॉय, ऐसे ऑल एम्प्लॉय जब तक प्रोसेस नहीं हो जाते तब तक ये चलते रहेगा। तो अब अगर मेरे को इसमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लॉजेज, लाइक मेरे को ये क्वेरी को ऐसा बताना है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 10, ये करना है मुझे। तो इसको मैं कहां लिखूंगा, सेलेक्ट से पहले वेयर ई डॉट आई डी इज इक्वल टू 1। अब ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, अब ये इक्विवेलेंट हो गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा सोर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 10। समझ में आएगा। तो ये सेलेक्ट जो रहेगा ना, सेलेक्ट क्लॉज सबसे लास्ट में चलेगा हमेशा। तो तुम क्या करोगे, पहले डेटा सोर्स बताओगे, फिर डेटा सोर्स में कौन से टेम्पररी वेरिएबल में उसको प्रोसेस करने वाले हो वो बताओगे, फिर उसके बाद तुम्हारा ग्रुप बाय, वेयर, हैविंग, ये वो जितने क्लॉजेज है वो बताओगे, और एंडिंग में क्या लिखोगे, सेलेक्ट। क्यों, क्योंकि पहले मैं बोला डेटा सोर्स ले ले, ये वेरिएबल में डाल दे, उसको फिल्टर कर दे, उसको ऑर्डर कर दे, फिर सेलेक्ट कर। जैसा हम लोग बोलते हैं ना, वही सीक्वेंस में हम लोग लिखते भी है। तो पहले मैं इंप्लॉय को लिया, एक इंप्लॉय के ऑब्जेक्ट को बोला, उसमें से उसको फिल्टर किया, और फिल्टर होने के बाद जो ई निकला उसको सेलेक्ट किया, मतलब फिल्टर होने के बाद जो इंप्लॉय निकला उसको सेलेक्ट किया। सामने वाला बोलता है कि मेरे को पूरा इंप्लॉय नहीं चाहिए, मेरे को खाली इंप्लॉय का नाम चाहिए, सेलेक्ट मतलब खाली नाम लिस्ट रिटर्न होना चाहिए, पूरा टेबल नहीं। तो मैं सेलेक्ट में ई डॉट, अब ये क्या किया, अब ये किसके इक्विवेलेंट हो गई, अब ये क्वेरी इक्विवेलेंट हो गई सेलेक्ट नेम, कॉलम नेम बता, स्टार से ऑल कॉलम आता है, स्टार से ऑल कॉलम आता है, मैंने नेम लिखा तो खाली नेम आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट हो गई। अब ऐसा, तो ये क्या बोला कि पहले पूरा इंप्लॉय को ई में डाल, तो ये पूरा एक रिकॉर्ड हुआ, मतलब ऑल कॉलम्स हुए ई। उसके बाद मैं बोला कि जहां पे आईडी 1 है वो निकाल, तो उसने फिल्टर कर दिया, एक आईडी 1 वाला निकाला, उसका नाम मेरे को रिटर्न कर दो, उसका नाम मेरे को रिटर्न कर दो। अगर यहाँ पे कंडीशन लाइक ऐसी, हाँ इसको ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय, तो सेलेक्ट से पहले सब ऐड होगा। मैं क्यों एक एक चीज ऐड करते जा रहा हूँ वन बाय वन, ताकि तुमको ये समझ में आए कि सबसे एंडिंग में ही सेलेक्ट करना है तुमको, सेलेक्ट सबसे एंडिंग। अभी यहाँ पे कुछ था नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि लाइक सेलेक्ट एंडिंग में आ गया या ऐसा है, लेकिन जो सीक्वेंस में हम लोग काम करते हैं, मैं बोला पहले कलेक्शन को उठा, टेम्पररी वेरिएबल में डाल, उसके बाद उसको ग्रुप बाय कर, फिर उसको फिल्टर कर, फिर उसको ऑर्डर कर, फिर उसमें से पूरे में से उसका नाम निकाल के मेरे को दे, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, वही सीक्वेंस में वो क्वेरी भी लिखी गई है। तो मैं बोला पहले इंप्लॉय को निकाला, ई में डाला, फिल्टर किया, अब मैं बोला कि जिसका नाम एफ से स्टार्ट होता है उसका नाम आना चाहिए, तो ई डॉट नेम डॉट स्टार्ट विद एफ। समझ में आएगा। तो यहां पे मैं कोई लाइक एसक्यूएल के फंक्शन नहीं यूज कर रहा, स्टार्ट विद फंक्शन किसका है, सी शार्प का है, सी शार्प में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का फंक्शन है वो, समझिएगा। तो ये यहां पे मैं अगर लिखना है मेरे को लाइक आई ई डॉट आई डी इक्वल्स वन, ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर किसका है, सी शार्प का है, ना के ये एसक्यूएल का है। जबकि यही चीज एसक्यूएल में रहती है तो सिंगल इक्वल टू के साथ आती है। तो सिर्फ तुमको सिंटैक्स ये लिंक्यू को फॉलो करना है, बाकी तुमको लिखना सी शार्प ही है। तुम कंटेंट्स फंक्शन यूज कर सकते हो, तुम स्टार्ट विद फंक्शन यूज कर सकते हो, तुम सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हो, जितने भी फंक्शन, डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हो, जितने भी तुम्हारे सी शार्प के फंक्शन है वो सब तुम यूज कर सकते हो। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे नेम के लिए लिखा था, नेम के लिए मैं लिखा नेम डॉट स्टार्ट विद एफ, एफ से स्टार्ट होने वाले का नेम, तो उनका नेम ये रिटर्न करेगा। तो ये क्वेरी का आउटपुट भी देख लेते हैं कि कैसा है, मेरे को याद नहीं है डेटा कैसा है, डेटा अपना कैसा है, हाँ है बहुत है, ठीक है ना। तो क्या क्या रिटर्न करेगा, एक दो, ये दो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिबग लगा देता हूं मैं, और ये टेस्ट डेटा को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट टू लिस्ट करने को, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वाला एम्प्लॉय जा रहा था, अब यहाँ पे टेस्ट डेटा जाएगा, तो ये क्वेरी से जो आउटपुट निकलेगा वही व्यू में दिखने के लिए जाएगा,
तो व्यू में पहले ये सब दिख रहा था और अब क्या दिखना चाहिए आइडियली। तो मैं इसको कुछ कंडीशन, हाँ ठीक है, इसको बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद ये पेज को रिफ्रेश करता हूं मैं। एक और मिस्टेक हम लोग कर दिए, गड़बड़। जैसे एफ से स्टार्ट होने वाले का खाली नेम रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ऑल, मतलब ऑल इंफॉर्मेशन ना। तो सेलेक्ट में ई लिखना पड़ेगा ना कि नेम। नहीं तो अगर ई डॉट नेम लिख दोगे तो खाली नेम रिटर्न करेगा, बाकी सब इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। तो अभी वो एरर भी देगा, देखो। अभी अब चल जाएगा। तो अब आइडियली दिखाना क्या चाहिए, वो दो रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। दिखा रहा है बराबर? हाँ, होगा नहीं उन लोगों का डिपार्टमेंट नेम। अच्छा हाँ, क्यों नहीं आ रहा डिपार्टमेंट नेम? दूसरे टेबल को ज्वाइन किया ही नहीं ना। अभी ज्वाइन पे आ रहा हूं मैं, वही पहले शादी क्वेरी फिर उसके बाद ज्वाइन। क्योंकि यहाँ क्या होता था, ये इंक्लूड अपने लिए ज्वाइन कर देता था। यहाँ पे अब तुमको लिखना पड़ेगा ज्वाइन खुद से, समझे क्या? अब तुमको खुद से ज्वाइन लिखना पड़ेगा। तो अभी ज्वाइन में नहीं जा रहा हूं मैं फिलहाल। इतना इतना समझा क्या जो मैं किया? वो डिपार्टमेंट नेम आना इसके लिए बंद हो गया क्योंकि वो लोड नहीं हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट नेम आए तो एक तरीका ये यहाँ पे इंक्लूड लिख दूं। अब ये जो डेटा सोर्स है ना, ये डेटा सोर्स क्या करेगा, ज्वाइन की क्वेरी बनाएगा, उसके आउटपुट को लाके लिंक क्यू को देगा। तो उसमें डिपार्टमेंट आ गया। मतलब ये जो सेलेक्ट हुआ है ना जितना पार्ट, इसके अंदर इटसेल्फ खुद लेफ्ट ज्वाइन है। हम लोग देख चुके हैं एक बार, अगर याद होगा तो। इसके अंदर लेफ्ट ज्वाइन है। लेफ्ट ज्वाइन से जो डेटा आया उसमें डिपार्टमेंट है। अब वो डेटा आगे ई में स्टोर हुआ। हालांकि मैं उसका नेम ई दिया हूं, लेकिन उसमें इंप्लॉय विद डिपार्टमेंट दोनों है। हालांकि उसका नाम मैं ई दिया हूं, लेकिन उसका नाम, उसमें इंप्लॉय भी रहेगा, डिपार्टमेंट भी रहेगा। क्यों? क्योंकि डेटा सोर्स में मैंने इंक्लूड डिपार्टमेंट किया, तो इंप्लॉय का डेटा और डिपार्टमेंट का डेटा दोनों ई में जाएगा। मेरी बात समझी क्या? किसको किसको समझी ये बात? समझ में आया? तो अब यहां पर तुम्हारा, अभी देखता हूं आता है क्या, आना तो चाहिए। मतलब हम लोग थोड़ा सा तूक लगा के ज्वाइन कर दिए। मतलब मैं अभी इंक्लूड से अंदर ज्वाइन डाल दिया ऐसा। देखो आ गया, है ना? ठीक। क्यों? मेरे को ज्वाइन लिखने नहीं आ रहा था तो मैं इंक्लूड लिख दिया कि तू ज्वाइन बना, बाकी मैं देखता हूं आगे का काम। तो लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, खुद से ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करते कैसे है? अच्छा, ये यहां तक क्लियर है क्या किया? अब आते हैं हम लोग ज्वाइन के ऊपर कि ज्वाइन करते कैसे। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले लिखने का फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम लिख के हम जब ज्वाइन होगा तो दो टेबल होगा। तो मैं अभी एक को T1 बोलता हूँ, एक को T2 बोलता हूँ। ठीक है, तो पहले के लिए तुमने टेम्पररी वेरिएबल दे दिया T1, उसको बोला इन टेबल 1। ठीक है, ये तो पूरा सेम ही है, ऊपर जैसा दिख रहा वैसे ही है बराबर, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। अब इधर पे आके लिखने का, ये हो रहा है ज्वाइन। किससे किससे ज्वाइन होएगा? T2 इन टेबल 2। ये हो गया ज्वाइन। टेबल 1 ज्वाइन हो रहा है टेबल 2 से। ठीक है, ऑन। ऑन लिखने के बाद ये वाला वेरिएबल, इसका कोई कॉमन कॉलम, इक्वल्स, इक्वल का साइन नहीं, इक्वल्स वर्ड, ये नहीं लिखोगे यहां पे, ये नहीं लिखोगे। यहां पे क्या लिखोगे? इक्वल्स। ठीक है, ये सिंटैक्स का पार्ट है। आधे लोग तो यही में मिस्टेक करके रख रहे थे कि इक्वल लिखा उधर पे, तो वो चलेगा ही नहीं कभी ज्वाइन। तो इक्वल्स T2.id। अब उसके बाद इसमें से सेलेक्ट करके क्या चाहिए, ज्वाइन तुमने किया T1 T2 को, दिखाना है खाली T1 का डेटा। तो ज्वाइन दोनों को करेगा, दिखा देगा खाली T1। अगर मैं सेलेक्ट में T2 लिखा तो ज्वाइन दोनों को करेगा, दिखा देगा T2। अब सामने, अब तुम बोलोगे ये ऐसा थोड़ी, मेरे को तो दोनों का चाहिए। तो
इसमें से 2 कॉलम चाहिए, इसमें से 3 कॉलम चाहिए, तो फिर यहाँ पे आके तुमको एक नई टाइप बनानी पड़ेगी जिसमें से 2 कॉलम T1 से 2 कॉलम T2 से लेना पड़ेगा। तो मैं 1 बाय 1 बताता हूँ एक एक चीज। तो इधर पे आते हैं, ये क्वेरी को मैं ऐसे ही रखता हूँ और वेरिएबल टेस्ट डाटा 2, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले लिखा फ्रॉम लिखने के बाद मेरे पास 2 टेबल है, एक है एम्प्लॉय एक है डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय को मैं ई बोलूंगा, डिपार्टमेंट को डी बोलूंगा। तो पहले मैं यहां पे बोल दिया ई इन एम्प्लॉयज, ठीक है, सेलेक्ट, ये सादी सी क्वेरी बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं आगे बोला मेरे को ज्वाइन करना है, ज्वाइन डी इन डीबी डॉट डिपार्टमेंट्स, दूसरा कलेक्शन जो मैं यहां पे टेबल 2 में के लिए बोला था, टेबल 2। अब इसके आगे क्या लिखूंगा, ऑन ई डॉट, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है क्या, हाँ, डिपार्टमेंट डॉट आईडी इक्वल्स डी डॉट आईडी, ये हुआ ज्वाइन। अभी देखो यहां पे क्या किया हूं मैं, यहां पे ना पहले में ई मतलब एक टेम्पररी वेरिएबल ई लिया, ई में इसको स्टोर किया। अब ज्वाइन करने के टाइम पे मैं इसके अंदर से डिपार्टमेंट नहीं निकाल रहा हूं, मैं जाके डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में से डिपार्टमेंट लेके आ रहा हूं। ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है ना, डीबी कॉन्टेक्स्ट है। तो डीबी डॉट एम्प्लॉइज को मैं बोला ई और डीबी डॉट डिपार्टमेंट को मैं बोला डी। तो ये दोनों टेबल तो मेरे को समझ में आ गया, ये दो टेबल है। अब यहाँ पे आता है ऑन। कुछ लोग क्या करते हैं, ये ऑन को ना ये थर्ड लाइन में लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कितने भी लाइन तुम ऐसा नीचे लेके लिख सकते हो। तो अब आता है ऑन। ऑन में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन में पहले ये वाला और फिर ये वाला, ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पहले यहाँ पे पहले डी लिखने जाओगे तो नहीं वर्क करेगा। अगर तुम सोचोगे मैं पहले डी डॉट आई डी पहले लिखूं तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इक्वल्स से पहले तुमको फर्स्ट टेबल और इक्वल्स के बाद तुमको सेकंड टेबल। तो इक्वल्स से पहले जो फर्स्ट टेबल है, तो एम्प्लॉय के अंदर कोई डिपार्टमेंट आईडी कॉलम नहीं है, एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट है, उसमें डिपार्टमेंट आईडी है। तो एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर उसका आईडी, तो ये डिपार्टमेंट आईडी ही हुआ। और यहाँ पे इक्वल्स में डी डॉट करके आईडी, तो मतलब तो इसको तो डायरेक्ट ही आईडी हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा कि ये एम्प्लॉय में ये डिपार्टमेंट लोड होगा तब तो इसका एम्प्लॉय आएगा, और इसको लोड करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंक्लूड। फिर तो भैया घुमा फिरा के वही बात हो गई, मैं यहाँ भी ज्वाइन कर रहा हूँ फिर अपने से भी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अब ये प्रॉब्लम, मतलब थूक लगा के कोड तो चला ही सकता हूं मैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। क्या करूंगा मैं, डॉट इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पे, है ना। तो डॉट इंक्लूड करूंगा तो डिपार्टमेंट लोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंक्लूड होने के बाद ही इनर एंटिटी लोड होती है, ये हम लोग लास्ट उसमें देखे थे। तो इंक्लूड करूंगा, लोड होने लगेगा, तो ये चल तो जाता है। तो बहुत सारे लोग ना इसको ऐसे चला देते हैं, लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं है। तुम खुद थोड़ा दिमाग से सोचोगे तुमको समझेगा। तुम यहाँ इंक्लूड लिखे हुए, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, लेफ्ट ज्वाइन अंदर कर रहे हो, फिर तुम खुद से ज्वाइन। अगर तुमको यहाँ इंक्लूड लिखना है तो ये क्वेरी लिखो, ये ज्वाइन लिखने की जरूरत ही नहीं, समझेगा। और तुमको अगर ज्वाइन लिखना ही है, पर्पसली तुम चाहते ही हो कि ज्वाइन में लिखूं, तो उस टाइम पे तुमको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय के अंदर जाके एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी जो कि डिपार्टमेंट आईडी डायरेक्ट हो। मतलब ये एम्प्लॉय के मॉडल में जाके एक डिपार्टमेंट आईडी तुमको कॉलम बनाना पड़ेगा। हालांकि डिपार्टमेंट आईडी टेबल में ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे मॉडल में नहीं है, तो उसको मैप करने के लिए यहाँ पे तुमको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। देन वो कॉलम डायरेक्ट ई डॉट वो कॉलम को यूज करोगे, और बेस्ड ऑन वो कॉलम हम लोग ज्वाइन करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट ई लिखा तो ये रिटर्न करेगा एम्प्लॉय की लिस्ट, अगर मैं सेलेक्ट डी लिखा तो रिटर्न क्या करेगा, डिपार्टमेंट की लिस्ट। और अगर मेरे को चाहिए कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों एक साथ आना चाहिए, तो यहाँ पे इंटरव्यू का क्वेश्चन एक आता है कि हाउ कैन आई डिस्प्ले how can I display data from two models? Like मेरे पास 2 मॉडल है, ठीक है,
एक एम्प्लॉय, एक डिपार्टमेंट। तो दोनों मॉडल का डेटा मैं एक व्यू में कैसे दिखाऊंगा? तो उसका आंसर है व्यू मॉडल। बहुत सारे लोग दे भी दिए आंसर, लेकिन समझा नहीं होगा। कौन कौन दे दिया आंसर? व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल क्या है? दो मॉडल है मेरे पास, दोनों मॉडल की सिलेक्टेड फील्ड एक थर्ड मॉडल में डाल देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एम्प्लॉय से एम्प्लॉय का नेम चाहिए, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो एक व्यू मॉडल बनाया, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, इतना। मेरी बात समझी? दोनों। तो ये जो मॉडल बना है, इससे कोई टेबल नहीं बनेगा, इससे सिर्फ एक व्यू बनेगा। ये खाली एक व्यू दिखाने के लिए, पर्पस के लिए। तो वो मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यू मॉडल। देखो एक एक मॉडल जो होता है अपना नॉर्मल मॉडल, जिससे डेटाबेस बनता है। तो हम लोग जो भी फील्ड उसमें ऐड करते हैं, तो वो फील्ड डेटाबेस पे इंपैक्ट करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मॉडल। दूसरा एक मॉडल जो होता है, दूसरा जो मॉडल है वो कौन सा है? एक मॉडल है जो सिर्फ व्यू के लिए बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यू मॉडल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा? एक व्यू मॉडल, और उसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की जो जो फील्ड है वो लेना पड़ेगा यहाँ। तो कैसे क्रिएट करूंगा मैं वो व्यू मॉडल? तो व्यू मॉडल क्रिएट करने के लिए न्यू, मैं यहां पे बोला एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू ई डॉट नेम, कॉमा डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू डी डॉट नेम। तो इसलिए क्या हो गया पता है? अब ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है, एक नए ऑब्जेक्ट की लिस्ट रिटर्न कर रहा है, जिसमें से एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट का नेम है खाली। ना के पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया मैं, ना के मैं पूरा डिपार्टमेंट का। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बना, यूजुअली ऑब्जेक्ट बनता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना, जैसे रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना तो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे है नहीं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं है तुम्हारे कोड में, उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज एनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो ये जो बना, ये ऑब्जेक्ट बना एनोनिमस ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं है। अब जब इसका नाम नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे तो देखो नाम नहीं दिखता है उसका। आई को वेरिएबल ऑफ ए लिखा हुआ है, ए मतलब वो एनोनिमस, ए मतलब एनोनिमस। अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता, देखो कंट्रोल के सी, अगर मैं यहाँ पे लिखा ई, तो ई किया, अब इसको होवर किया तो क्या दे रहा है? आई को वेरिएबल ऑफ इंप्लॉय। अगर मैं यहाँ पे लिखा डी, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे लिखा डी, तो अब क्या दे रहा है? आई को वेरिएबल ऑफ डिपार्टमेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखता हूं लाइक न्यू, ये, तो आई को वेरिएबल ऑफ क्या देता है? ए। अभी क्या दे रहा है? आई को वेरिएबल ऑफ ए। क्यों? क्योंकि उसको उसका नाम ही नहीं मालूम है, तो क्या बताएगा? क्योंकि हम लोग ने उसका नाम नहीं दिया है। तो ये तरीका क्या है? ये तरीके से अगर तुम करोगे, मतलब ये तरीके से तुम मॉडल बनाओगे, तो उसका नाम नहीं रहेगा। जब नाम नहीं रहेगा तो तुम व्यू में उसका नाम नहीं दे पाओगे। तो बेटर तरीका क्या है? यहाँ पे एक नाम दे देने का। अब वो जो नाम तुम दोगे, वो नाम का मॉडल तुमको यहाँ पे मॉडल फोल्डर में बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उतना उसमें नहीं जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग को जो चीज देखने वाली है, इसको मैं रिटर्न ई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो देखने वाली चीज क्या है कि मैं ज्वाइन कैसे कर रहा हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? फ्रॉम टेबल वन इन, टेबल वन का वेरिएबल इन टेबल वन, ज्वाइन टेबल टू का वेरिएबल इन टेबल टू, ऑन टेबल वन का आईडी इक्वल्स टेबल टू का आईडी। ठीक है, उसके बाद तुमको अब इसमें तुमको फिल्टर करना है, तो इसमें वेर लगा सकते हो। वेर नेम इज इक्वल टू समथिंग, जो भी नेम। ऑर्डर बाय लगा सकते हो। इसके अंदर तुम ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप जी इन, क्या था? ग्रुप ग्रुप बाय, हाँ, ग्रुप बाय ई डॉट, क्या? ऑर्डर बाय के बाद ग्रुप बाय नहीं लिख सकते। ये सीक्वेंस मेंटेन करेगा, एसक्यूएल में नहीं लिख सकते।
एसक्यूएल में इसके लिए नहीं लिख सकते क्योंकि तुम एक बार डेटा को ऑर्डर कर दोगे मतलब सॉर्ट कर दोगे, फिर तुम उसकी ग्रुपिंग नहीं करते हो। तो तुम क्या करते हो, पहले ग्रुप करते हो फिर ग्रुप को सॉर्ट करते हो। क्योंकि जब भी ग्रुप बाय यूज होगा, मतलब तुम डेटा का ग्रुप बना दियो, चंक्स, मतलब एक स्पेसिफिक चंक्स का सिंगल रिकॉर्ड बना दियो ग्रुप बाय के केस में। बताया था ना ग्रुप बाय हुआ है क्या अपना, हुआ है कि नहीं हुआ है? आधे लोग बोल रहे हुआ, आधे लोग बोल रहे नहीं हुआ है ना, ठीक। तो ग्रुप बाय में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बाय में हम लोग चंक ऑफ डेटा को एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते। लाइक ये अगर ऐसा रिकॉर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है डेटा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने 2 कोर्स ज्वाइन किया है, तो स्टूडेंट का नाम ए है, 3 कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है। और उसने ज्वाइन किया है C1, C2, C3। अब मैं बोला कि इसको स्टूडेंट के हिसाब से ग्रुप बनाओ, तो ये स्टूडेंट का नाम यहाँ ग्रुप में आ जाएगा, ये ग्रुप का नाम हो जाएगा स्टूडेंट का नेम ए। लेकिन यहां पे इसने 3 कोर्स ज्वाइन किया है, 3। अब यहां पे तुमको या तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना, एक ही रो बना सकते हैं, या तो ये मल्टीपल कोई कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि ये 3 रिकॉर्ड कोई फंक्शन में जाए और वैल्यू सिंगल आए, और वो फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल रो डालते हैं और सिंगल रिकॉर्ड आता है। जैसे काउंट में तुम मल्टीपल रो दोगे और वो क्या देगा, एक वैल्यू देगा काउंट। एवरेज क्या करेगा, मल्टीपल रोज दोगे वो क्या रिटर्न करेगा, उसका एवरेज। मैक्स क्या रिटर्न करेगा, मल्टीपल रो दोगे उसमें जो मैक्सिमम है एक वैल्यू। मिन क्या रिटर्न करेगा, मल्टीपल रो दोगे उसकी मिनिमम वैल्यू, बराबर। तो इसके लिए ग्रुप बाय के साथ काउंट यूज होता है। किसको किसको समझी मेरी बात, ग्रुप बाय के साथ काउंट की यूज। जब भी तुम ग्रुप करोगे डेटा को, ग्रुप करोगे मतलब एक चंक ऑफ डेटा को एक सिंगल रिकॉर्ड में कन्वर्ट करोगे, तो ग्रुप बाय तो एक ही कॉलम पे होगा। तो आगे के सब कॉलम के क्या, तो आगे के कॉलम पे हम लोग को लगाना पड़ता है एग्रीगेट फंक्शन। मतलब वो तो डिफरेंट वैल्यू है ना, लाइक यहाँ पे ए 4 टाइम भी हो सकता था, है ना, वो C4 ज्वाइन करता एक और कोर्स। लेकिन इसको जब मैं ग्रुप करूंगा तो ये 4 हो चाहे 4000 हो, अब तो ये एक हो गया। लेकिन आगे का 4000 का क्या, या तो उसको काउंट करो या तो उसको उसमें से मैक्सिमम वैल्यू दिखाओ, ठीक है। तुम क्वेश्चन करोगे ना भाई, ये ए को तो मैं एक बार लिख दिया, अब यहाँ क्या लिखूं, C1 लिखूं, C2, C3, C4। तो बोलेगा एक काम का मैक्स जो सबसे बड़ा वाला है ना वो वैल्यू डाल दे, तो मैक्स फंक्शन। सामने बोले एक काम का उसको काउंट करके लिख दे, तो काउंट फंक्शन। अगर कोई वैल्यू है तो बोलेगा एक काम का सबका एवरेज निकाल के वहां लिख दे, एवरेज फंक्शन। तो बोलेगा एक काम का सबका सम करके वहां पे लिख दे, सम फंक्शन। ये ऐसी होती है ना रिक्वायरमेंट, मेरी बात समझी। तो ग्रुप बाय के साथ में हमेशा एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है। ग्रुप बाय जब भी होगा उसके साथ में हमेशा एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा। तो अब ग्रुप में तुम क्या करते हो, ग्रुप बाय के बाद ग्रुप बाय से पहले ऑर्डर क्यों नहीं यूज कर सकते हो। तो अब जब तुमने डेटा को क्या कर दिया, ग्रुप और एग्रीगेट में कन्वर्ट कर दिया, यही डेटा है ना। अब मैंने बोला इसका काउंट कर ले, तो काउंट करके ये डेटा बनाइए, तो कैसा हो गया, लाइक ये एक मर्तबा हुआ, अब इसको मैंने काउंट किया तो क्या आया, 4। तो ये इतना बड़ा टेबल ये एक इसमें कन्वर्ट हो गया। अब जब तुम ऑर्डर बाय करोगे, ऑर्डर बाय अगर तुम पहले करोगे तो ऑर्डरिंग तो इसके बेस पे करेगा, और ऑर्डर करने के बाद अगर तुम ग्रुप बाय करोगे तो वो डेटा रहेगा ही नहीं, तो वो ऑर्डरिंग की कोई मीनिंग है। पर फिर ऑर्डर किसके बेस पे होना चाहिए, ग्रुप डेटा के बेस पे ऑर्डर होना चाहिए। तो हमेशा ऑर्डर बाय ग्रुप बाय के बाद तुम यूज करोगे उसको, ग्रुप को ऑर्डर करोगे ना कि डेटा को, इसके लिए। लेकिन लिंक्यू में ऐसा कुछ नहीं है। लिंक्यू में तो तुम कोई भी सीक्वेंस में लिखते हो वो तो इंटरनली अपनी क्वेरी बनाएगा, तो इसके लिए इधर चल जाता है, एसक्यूएल सर्वर में नहीं चलता है वो, समझेगा क्या। हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद में आएगा, हैविंग ग्रुप बाय से पहले नहीं। क्या, लिंक्यू में हैविंग नहीं आता, लिंक्यू में हैविंग नहीं है। लिंक्यू में तुमको लिंक्यू में तुम सिंटैक्स यूज कर सकते हो जो लिंक्यू का है, लेकिन एसक्यूएल के क्लॉजेस नहीं यूज कर सकते। जैसे कि एसक्यूएल में फंक्शन है गेट डेट, वो नहीं यूज कर सकते तुमको यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ लिखना पड़ेगा। एसक्यूएल में करंट डेट लाने का फंक्शन है गेट डेट, है ना।
अब तुमको चाहिए करंट डेट, तो तुम अगर लिंक क्यू में लिखे हुए वही क्वेरी, तो तुम गेट डेट नहीं यूज करोगे, तुम सी शार्प में करंट डेट लाने के लिए जो है वो यूज करोगे। तो सी शार्प में करंट डेट लाने के लिए क्या है, डेट टाइम डॉट नाउ। सेम अगर मैं हैविंग की बात करूं, तो हैविंग जो क्लॉज है तुम्हारा, जो हैविंग जो एसक्यूएल का क्लॉज है, वो तुम इधर आके वो सी शार्प में उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, लाइक इसकी जगह पे तुम यूज कर सकते हो। हैविंग का फंडा क्या है, हैविंग हैविंग क्यों यूज होता है, हैविंग यूज होता है ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए। तो ग्रुप को फिल्टर करने के लिए तुम यहाँ पे ग्रुप बाय करोगे, फिर ग्रुप को फिल्टर कर लो वेयर से ही। तो लिंक्यू में हैविंग नहीं है, वेरी यूज होता है डेटा फिल्टर करने के लिए, वेरी यूज होता है रिकॉर्ड फिल्टर करने के लिए, और वेरी यूज होता है ग्रुप फिल्टर करने के लिए, और एरे फिल्टर करने के लिए भी वेरी यूज होता है। तो इसके लिए लिंक्यू में ऐसा एज सच हैविंग ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एकदम एसक्यूएल जैसा नहीं है लिंक्यू। जितनी जरूरत पड़ती थी ना, जितनी चीज की जरूरत थी वही चीज को उसने ट्रांसफर किया है। फ्रॉम है, सेलेक्ट है, और वेयर है, ज्वाइन है, ऑर्डर बाय है, ग्रुप बाय है, और सेलेक्ट है, एंडिंग में सेलेक्ट। और लिंक्यू में तुमको कोई नया ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब पूरे लिंक्यू में तुम चेक करोगे तो कहीं पे भी तुमको वो चीज नहीं मिलेगी अलग से, लाइक हैविंग गिविंग अलग। अभी एक और क्वेश्चन लोग करते हैं कि आउटर ज्वाइन कैसे करेंगे इसके अंदर, इसमें तो खाली ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन तो है ही नहीं। तो आउटर ज्वाइन का कंसेप्ट क्या है वो तुमको समझना जरूरी है। आउटर ज्वाइन में अगर मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोला तो लेफ्ट साइड का पूरा रिकॉर्ड आता है, तो पूरा रिकॉर्ड लाने के लिए तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। पूरा रिकॉर्ड लाने के लिए तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इंस्टेड के आउटर ज्वाइन करके कोई ऐसा लिंक क्यू में कोई कीवर्ड नहीं है जैसा जैसा एसक्यूएल में। मेरी बात समझी क्या? फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ये सब लिंक क्यू में तुमको तुम्हारा लॉजिक लगा के लेके आना पड़ेगा। सब क्वेरी जो है, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, लिंक क्यू में सब क्वेरी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इसमें सब क्वेरी कैसे करोगे, जैसे ये क्वेरी लिखे हो, ये क्वेरी के ऊपर ही एक दूसरी क्वेरी लिख दो, मतलब फिर से लिख दो फ्रॉम कोई भी एक वेरिएबल का नेम इन लिख के, इन के ब्रैकेट में डेटा सोर्स लिखने की जगह ये क्वेरी लिख दो, हो गई सब क्वेरी। तो एसक्यूएल में सब क्वेरी का पूरा कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई सब क्वेरी का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो तुम इसको पूरा एसक्यूएल से मैप करके नहीं पढ़ सकते। मतलब पूरा पूरा तुम सोचोगे लाइक मैं पूरा एसक्यूएल से मैप करके पढ़ू तो मतलब नहीं पढ़ पाओगे। तुमको जो चीज यहाँ है उसको एसक्यूएल से समझने का ट्राई करो, लेकिन जो एसक्यूएल में है उसको यहाँ मत ढूंढो, मिलेगी नहीं। मतलब ये जो है ये जो है एसक्यूएल का सबसेट है। सबसेट समझता है ना, मतलब उसके एलिमेंट यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन इसके एलिमेंट वहां मिलना थोड़ा मतलब जरूरी नहीं है कि सब एलिमेंट तुमको मिल जाए। मतलब एक छोटा सा सेट बना दिया है तो उसको तुम ऐसा कॉन्ट्रा नहीं कर सकते कि मतलब सबसेट को उल्टा नहीं कर सकते। सबसेट समझता है ना, मतलब उसी से निकल के बनाइए। तो अभी हम लोग को ग्रुप बाय वगैरह पे नहीं जाना है, अभी हम लोग को सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एक तो ज्वाइन देखना है, जो लिंक्यू में हम लोग को जो पार्ट देखना है, लिंक्यू में हम लोग को फ्रॉम देखना है, फ्रॉम क्लॉज देखना है, ज्वाइन क्लॉज देखना है, वेयर क्लॉज देखना है, ऑर्डर बाय और सेलेक्ट। ऑर्डर बाय नहीं भी देखें चलेगा, वैसे बहुत इजी है ऑर्डर बाय, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस है नहीं ऑर्डर बाय के अंदर, तो इसके लिए ऑर्डर बाय ऐड कर दिया। हम लोग को सिर्फ फिल्टरेशन देखना है, ज्वाइन देखना है यहाँ पे। तो ये बेसिकली ज्वाइन है। तो ज्वाइन ज्वाइन के अंदर किसी को कोई डाउट है, लाइक मेरे को ज्वाइन करना है, फिर से ज्वाइन के अगर क्वेरी लिख के बताऊं तो फिर से लिखता हूं मैं। फ्रॉम लिखना है मेरे को, जो मेरा फर्स्ट टेबल रहेगा वो, तो मेरा फर्स्ट टेबल इस बार डिपार्टमेंट को ले लेता हूं मैं, अभी मैंने एम्प्लॉय को लिया था, अब डिपार्टमेंट को ले डी डीबी डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, ज्वाइन। अब मेरा सेकंड टेबल आ रहा है ई इन डीबी डॉट इम्प्लॉइज ऑन डी डॉट। देखो अब यहाँ पे मैं सोचू ई लिखूं तो ई नहीं वर्क करेगा, देखो ई आएगा ही नहीं लिस्ट में, डी लिखा तो देखो डी आ रहा है। तो तुमको पहला टेबल देन इक्वल दूसरा टेबल, तो अभी पहला टेबल मेरा क्या है, डिपार्टमेंट, डी डॉट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स ई डॉट डिपार्टमेंट डॉट आईडी
इसमें से सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय को, क्योंकि लिस्ट अपने को एम्प्लॉय की चाहिए। और मैं टेस्ट डेटा 2 यहाँ पे डाल दिया। तो पहले मैं टेस्ट दिखाता था व्यू में, फिर मैं टेस्ट डेटा दिखाया, अब मैं टेस्ट डेटा 2 दिखा रहा हूँ। तो ये टेस्ट डेटा क्या है, आई को वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय, ये क्या है, आई को वेरिएबल ऑफ डीबी क्वेरी ऑफ, डीबी क्वेरी क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू लिस्ट ने यूज किया है, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये भी समझ लो आई को वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय है, ये भी आई को वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय है, ये भी आई को वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय है, और वही चीज मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट बी करते हैं हम लोग। अभी ये ना प्रॉपर चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट लोड नहीं हुआ है, तो ये डिपार्टमेंट आईडी नल रहेगी, जो नल नहीं रहेगी तो उसको मिलेगा नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि ये नल रहेगा तो नल डॉट आईडी पास किया तो एरर भी दे सकता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऐसा एक एरर आता है, वो भी आ सकता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, या तो इधर इंक्लूड करो या तो फिर मॉडल में जाके डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय में एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम लोग नहीं करने वाले, वो हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं ज्वाइन का, ठीक है। तो हाँ, कंट्रोल शिफ्ट बी, फटा तो नहीं आ गया, लेकिन डिपार्टमेंट का नेम नहीं आया, क्या व्यू मॉडल अब से नहीं किया, एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए ना मेरे को, तो लिस्ट मेरे को एम्प्लॉय की चाहिए। अगर मैं व्यू मॉडल बनाऊंगा तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ व्यू में जाना पड़ेगा, व्यू में जाके यहाँ पे व्यू मॉडल की लिस्ट डालनी पड़ेगी, मतलब एक नया व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा, उसकी लिस्ट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। व्यू मॉडल हम लोग बनाएंगे, व्यू मॉडल का मसला नहीं है, व्यू मॉडल बनाएंगे हम लोग, सेल्फ ज्वाइन करना है तो व्यू मॉडल बनाना ही पड़ेगा वैसे भी, समझे क्या। तो अभी मैं ज्वाइन कंप्लीट करके फिर वो व्यू मॉडल और वो सब पार्ट पे लेता हूँ, ये समझा ज्वाइन क्या, अभी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा तो आ जाएगा डिपार्टमेंट का नेम, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। क्या मतलब समझा नहीं। नहीं समझा क्या बोल रहे हो, यूज कुछ नहीं है, मैं बोला ना, मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, अगर मैं डायरेक्ट भी लिखूंगा तो वही चीज होगी, यूज के लिए नहीं बता, वही बात है, बस ऐसा वो कान घुमा के पकड़ने वाली चीज है, मैं समझ, लेकिन अपना मोटिव यहाँ पे कोई चीज अचीव करना नहीं है, अपना मोटिव यहाँ पे तुमको ज्वाइन का सिंटेक्स डाइजेस्ट होना चाहिए, मतलब ज्वाइन करते कैसे है वो, क्योंकि अभी अपने हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, वो जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं वो ये हिसाब से बना हुआ है, लाइक मेरे को ऐसे ज्वाइन करना है, इसके लिए बना हुआ है, इसके लिए मेरे इंप्लॉय के मॉडल में डिपार्टमेंट आईडी कॉलम नहीं है, अगर मेरे को ये ज्वाइन यूज करना होता तो मैं यहाँ पे मेरा जो इंप्लॉय का जो मेरा मॉडल है, ये मॉडल में मेरे को यहाँ पर एक डिपार्टमेंट आईडी एक कॉलम रिक्वायर्ड रहता, अब उस पर एक एट्रीब्यूट लगा हुआ होता फॉरेन की, ये सब इंस्टेड ऑफ नेविगेशनल प्रॉपर्टी। अगर तुमको इंक्लूड से ज्वाइन करना है, इंक्लूड से, तो तब तुम क्या करते हो, नेविगेशनल प्रॉपर्टी लेते हो। अगर तुमको इंक्लूड से ज्वाइन नहीं करना है, तुमको खुद से ज्वाइन लिखना है बैठ के, तो उस टाइम पे तुम क्या करते हो, डिपार्टमेंट मतलब जो भी फॉरेन की का जो आईडी है ना, वो आईडी यहाँ पे क्रिएट करते हो, अब उसके ऊपर एट्रीब्यूट लगा दो फॉरेन की, लाइक मेरे को ऐसा लिखना पड़ता, PROP इंटीजर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, और इसके ऊपर आके यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा गया, एक मिनट, पहले की लिखूं यहाँ पे, वो खुद ही लिस्ट में दे देगा ना,
ये ऐसा लिखना पड़ता मेरे को, मतलब मेरे को फॉरेन की का नाम बताना पड़ता, कॉलम बताना पड़ता, और ये मेरे को फिर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इंक्लूड और लेजी लोडिंग और वो कंसेप्ट यूज ही नहीं करूंगा। अब मैं ये अप्रोच यूज करूंगा, समझे क्या? लेकिन हम लोग ये दो अप्रोच से तुम कर सकते हो, दो अप्रोच से तुम कर सकते हो। एक तो तुम मैनुअल करो, जब तुम ये मैनुअल करोगे तो ईच ज्वाइन तुमको मैनुअल लिखना पड़ेगा, फिर तुम इंक्लूड इंक्लूड यूज नहीं कर सकते। तो बेस्ट तरीका जो है वो इंक्लूड वाला ही है, क्योंकि कोड फर्स्ट अप्रोच में जो डेटाबेस जनरेट होता है ना, वो नेविगेशनल प्रॉपर्टी पे जनरेट होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशनल प्रॉपर्टी को यूज करके करते हैं। अपने प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये सब चीज अपने को काम नहीं आएगी, अपन अपने प्रोजेक्ट में हमेशा इंक्लूड मार के ही ज्वाइन करेंगे, समझे क्या? और अगर मेरे को कस्टम ज्वाइन करना है, लाइक यही केस में कस्टम ज्वाइन करना है, तो देखो ऐसे करने का, बताओ। पहले डेटा निकाल लेने का, जो जो भी अपने को जैसे जितना इंक्लूड करके डेटा अपन निकाल सकते हैं वो इंक्लूड करके निकाल लिए। उसके बाद अगर मेरे को कुछ कस्टम कंडीशन लिखना है तो उसके ऊपर लिख जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा कस्टम डेटा, पहले निकाल लिया कस्टम डेटा। कस्टम डेटा निकालने के लिए क्या लिखूंगा मैं, लाइक db डॉट एम्प्लॉय डॉट इंक्लूड डिपार्टमेंट। इससे क्या आ गया, ऑल एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट ज्वाइन हो गया, आ गया। अब मेरे को करना है लेट्स से सेल्फ ज्वाइन, फॉर एग्जांपल इसको ही मेरे को सेल्फ ज्वाइन करना है। तो अब यहाँ पे आगे लिखा फाइनल डेटा इज इक्वल टू फ्रॉम ई इन कस्टम डेटा। ये क्या हो गया, ये जो कस्टम डेटा आया है ना, इसको मैं एज ए ई यूज किया, तो इसमें इंप्लॉय भी है डिपार्टमेंट भी है। ज्वाइन ई टू इन कस्टम डेटा, ये क्या कर दिया मैं, सेम टेबल को सेम टेबल से ज्वाइन किया। मतलब ये कौन सा ज्वाइन हो गया, सेल्फ ज्वाइन हो गया। और दोनों के अंदर इंप्लॉय भी है डिपार्टमेंट भी है, मतलब इसका लेफ्ट ज्वाइन भी उसके अंदर है। अब मैं क्या किया, सॉरी, ऑन ई डॉट आईडी इक्वल्स ई टू डॉट मैनेजर आईडी, यही है ना, इसका आईडी उसका मैनेजर आईडी। और अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है मेरे को वो। अब यहाँ पे मेरे को व्यू मॉडल लगेगा, जो मैं बोला ना अभी हम लोग करेंगे व्यू मॉडल। अब मेरे को लगेगा व्यू मॉडल, तो अभी व्यू मॉडल बनाया नहीं, उसको सिर्फ बता दो कि सेल्फ ज्वाइन ऐसा कर सकते हो। फिलहाल मैं ई को रिटर्न कर दिया। हाँ, व्यू मॉडल में यूआई पे दिखाने के लिए पहले एक मॉडल बनाऊंगा, फिर उसमें डेटा डालो। व्यू मॉडल के पीछे क्यों पड़े हो, ज्वाइन समझा कि नहीं समझा? व्यू मॉडल बताऊंगा ना मैं, तुम लोग उधर ही क्यों चले गए? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं तुम लोग को ज्वाइन समझा कि नहीं समझा। भाई बताने को तो मैं एक साथ वन गो में बताते चले जाओ, व्यू मॉडल, ये मॉडल, कस्टम मॉडल, एचटीएमएल हेल्पर। मैं मेरा मेरा मकसद अभी क्या है, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि ज्वाइन का सिंटेक्स तुम लोग को डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, ज्वाइन समझ में आ रहा है कि नहीं। ज्वाइन समझ में आएगा तो व्यू मॉडल तो मैं एक क्लास बना के खाली मेरे को न्यू लिख के उसका नाम ही लिखना है ना। तो व्यू मॉडल में तुम डाइग्रेस हो जा रहे हो, मतलब कि व्यू मॉडल क्यों नहीं आया, आएगा व्यू मॉडल, उसके लिए बेफिक्र रहो। हाँ, क्या, ये क्या हो गया, ये सेल्फ ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो रिक्वायरमेंट था, मैं ये सब क्वेरी को कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के सी, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो मेरा ये डेटा था जिसको मैं वेरिएबल में स्टोर किया था, उसको मैं यहाँ पे लाके डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। इसकी भी जरूरत नहीं है अब। तो ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्टली ये क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट लोड होके जा रहा है।
अब हम लोग सेल्फ ज्वाइन व्यू मॉडल अब हम लोग करेंगे काम, ठीक है। इतनी घाई है तुम लोगों को। क्या पनवेल निकलना है सुबह? क्या? हाँ वो तो बहका दी है मेरे को। नहीं अभी सवाल करता हूँ ना, अभी अभी वापस से सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा व्यू मॉडल बना के, तो पूछूंगा ना एक एक से क्या लिखूं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो, अब मेरे मेरे व्यू में क्या प्रॉब्लम है, मेरे व्यू में प्रॉब्लम है यहाँ पे मैनेजर आईडी आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, मैनेजर का नेम। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गई सेल्फ ज्वाइन की, सेल्फ ज्वाइन की रिक्वायरमेंट प्लस मैनेजर आईडी नहीं आएगा, मैनेजर नेम नाम का एक कॉलम आएगा, मैनेजर नेम नाम का एक कॉलम आएगा जिसमें मैनेजर का नेम आएगा। और वो मैनेजर, अगर मैं मॉडल के अंदर मैनेजर नेम ऐड करूंगा तो डेटाबेस में वो मैनेजर नेम नाम का कॉलम बना देगा, तो मैं मॉडल में वो कॉलम नहीं ऐड कर सकता। तो अगर तुमको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कोई कॉलम सिर्फ तुमको दिखाने के लिए ऐड करना है लेकिन डेटाबेस में नहीं करना है, तो वो कॉलम तुम व्यू मॉडल में डालोगे। आ गया ना व्यू मॉडल? अब तो खुश हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को दिखाना क्या है, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर का नेम, उसके डिपार्टमेंट का नेम। तो मेरा एक व्यू मॉडल रहेगा जिसमें 3 फील्ड रहेगी, तीनों स्ट्रिंग रहेगी। तो व्यू मॉडल मतलब क्लास। तो मैं यहां पे आया मेरे मॉडल में, यहां पे आके एक क्लास लिया, क्लास, और इसको मैं बोला एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल बना लिया। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा एम्प्लॉय का आईडी ले लेते हैं हम लोग, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर नेम। ये मेरा व्यू मॉडल हो गया, ठीक है। मैनेजर नेम लिया मैंने, मैनेजर आईडी नहीं, ठीक है। अब ये व्यू मॉडल जो है, ये जो मेरा व्यू है ना, मेरा व्यू, व्यू कहाँ है मेरा, इसके व्यू में जाओ, इसको राइट क्लिक करो, गो टू व्यू। तो ये मेरा इंडेक्स का व्यू है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, ये जो एम्प्लॉय व्यू था यहाँ पे इसकी जगह पे क्या डाल दिया। अब ये व्यू मॉडल आ गया। अब ये बोलेगा कि यहाँ पे क्या, पहले क्या दिखाना था हम लोग को, पहले मेरे को दिखाना है एम्प्लॉय नेम, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, उसके लिए प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय नेम। देखो अभी ये लिस्ट में आ नहीं रहा है, क्यों, इसको सेव करने का, एक बार इसको बंद करने का, वापस से चालू करने का, तभी आता है वो। आया एम्प्लॉय नेम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेजर नेम, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम। अब ये व्यू मॉडल के हिसाब से मैं डेटा भेजूंगा तो ये व्यू रेंडर हो जाएगा। आगे भी इसको भी इधर भी चेंज कर देता हूं मैं, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर नेम, और ये है मेरा डिपार्टमेंट नेम। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आईडी क्यों लिया था, इसके लिए आईडी लिया था क्योंकि वो आईडी के बेस पे ही रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे कौन सा आईडी है, एम्प्लॉय आईडी। तो आईडी ले लेने का, ऐसा नहीं कि बोले तुझे तो व्यू मॉडल है आईडी तो दिखने वाला नहीं है, दिखता नहीं है लेकिन हिडन फील्ड में रहता है अंदर, तो व्यू में तुमको उसको लेना ही पड़ेगा, वो ऐसा कोई सवाल मत करना मेरे से। एम्प्लॉय नेम, ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, है ना, ये हो गया कंट्रोल शिफ्ट बी। अब यहां पर ये जो यहाँ पे जो चेंज आ जाएगा, अभी ये इंडेक्स क्या था, इंडेक्स को मैं गो टू व्यू करता हूं तो ये बोलता है कि मेरे को इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, किसका ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट। अभी तक इसको एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए थी तो हम लोग एम्प्लॉय की लिस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट भेज रहे थे, अब ये बना के भेजना पड़ेगा। कैसे बनेगा ये, अब लगेगा अपना सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो मैं यहां पे आया, यहां पे आके बोला वेर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल,
इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल, या ऐसा कर सकते, या डेटा बोलता हूं चलो। तो मेरे को डेटा बनाना है, बाद में चेंज करूंगा, बताऊंगा क्यों डेटा लिखा हूं, उसकी मीनिंग बता दो पहले। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये बनाने के लिए मेरे को 2 टेबल लगेगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे को 1 2, हाँ मेरे को एक तो पूरा एम्प्लॉय टेबल लगेगा और डिपार्टमेंट टेबल का ज्वाइन लगेगा, ये एक क्वेरी लगेगी, और यही क्वेरी को यही क्वेरी से सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा। गौर से सुनो क्या बोला, फिर से सुनो। इंप्लॉय और डिपार्टमेंट का लेफ्ट ज्वाइन लगेगा ताकि इंप्लॉय डिपार्टमेंट दोनों दिखे, और फिर यही जो क्वेरी है इसको ही इसके एक दूसरे वर्जन से सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको स्टोर करके रख देता हूं। यहां पे मैं बोला इंप्लॉय डिपार्टमेंट डाटा, ये कैसे निकलेगा, डीबी डॉट इंप्लॉय डॉट इंक्लूड डिपार्टमेंट। ये हो गया मेरा एक्चुअल डेटा। अब इसको ही इससे ही ज्वाइन करना है मेरे को। अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, ये तो पहले ही बता दिया, अलग एडवांस है। क्या लिखना पड़ेगा, मुजम्मिल सबसे आगे तो ही बैठा, क्यों क्यों मतलब मैं क्या करने को, क्या करना है मेरे को वो डेटा के साथ। नहीं नहीं नहीं, कौन सा ज्वाइन करना है। अच्छा इसके अंदर कौन सा ज्वाइन हुआ, कौन कौन बता सकता है, कौन कौन बता सकता है, 1 2 3 4, पीछे तुम लोग को माफ है क्या, हाँ 6 7, बताओ क्यों। उसने बोला लेफ्ट तो मैंने भी बोला लेफ्ट। सेल्फ बोला, सेल्फ बोला कि लेफ्ट बोला, अभी अपने से आंसर दे। उसको क्यों देखता है, इधर देखना, इतनी खराब शक्ल, इधर देख, इधर देख के बोल कौन सा ज्वाइन हुआ, जल्दी बोल क्यों। डिपार्टमेंट का जो भी डेटा है वो एम्प्लॉय में दिखाना है। लेफ्ट ज्वाइन इसके लिए क्योंकि दिखाना ऑल एम्प्लॉय है और लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय है, समझ में आया? अगर ये नहीं भी रहेगा डिपार्टमेंट, इसको नहीं भी असाइन रहेगा तो डिपार्टमेंट खुद ही से नल हो जाएगा, नहीं रहेगा तो नल। तो इसके लिए ऑल एम्प्लॉय तो दिखाना ही है, ठीक है। डीबी डॉट एम्प्लॉय लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल एम्प्लॉय। और ज्वाइनिंग में अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो और एक साइड का डेटा तुमको ऑल दिखाना है, और अगर वो टेबल लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट ज्वाइन लगेगा। ऐसा कुछ बताया था ना, लेफ्ट में है तो ऑल डेटा दिखेगा, तो ऑल एम्प्लॉय दिखेगा, जहां डिपार्टमेंट नल रहेगा वहां नल आ जाएगा, ठीक है। ये यह हो गया लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, ये तो सही है। अब यहां पे मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को मैनेजर आईडी, मतलब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर मेरे पास एक जगह आईडी है, एक जगह मैनेजर आईडी है, यही डेटा के अंदर। और मेरे को यही रिकॉर्ड को, यही कलेक्शन को यही कलेक्शन से ज्वाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो क्या लिखूंगा सेल्फ ज्वाइन करने के लिए, फ्रॉम, फ्रॉम के आगे ये गलत दी है, उसको देख के मत पढ़। ई, उसके आगे सिंटेक्स तो लिखा है ना, सिंटेक्स तो बोल सकता है। ई इन डीबी डॉट डीबी डॉट एम्प्लॉय, अच्छा ओके, ये एम्प्लॉय कौन सा बोल रहा है यार, एम्प्लॉय डेटा डिपार्टमेंट, ये नहीं, पहले मेरे को लगा ये बोल रहा है, फिर मेरे को लगा ये बोल, दोनों ही नहीं है। कौन सा, ये के वो वाला, ओके। फिर
उसके आगे हो गया ना, जो तू बोला लिख तो दिया अभी। सलमान, इसके आगे इतना सही है, चलो इतना सही है। इसके आगे मैं आया ना इन, इसके आगे तलहा। अरे वो दोनों तलहा, वो पीछे वाला तलहा ही है ना तुम्हारा नाम भी तो। हाँ, और दोनों एकदम 90 डिग्री में बैठे। इसके आगे अच्छा सादा ज्वाइन करना है मेरे को, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या लिखूंगा लिंक यू में? कौन कौन बता सकता है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एसक्यूएल की क्वेरी है, इसका लिंक यू कौन कौन बता सकता है? बोलो तला। अब एक क्वेरी तो बोल, वेरिएबल लेगा, इक्वल टू के आगे क्या लिखेगा? तो फिर बोलने क्या वाला था? ये तो सिंपल है ना, ये तो बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ, तुम नाम भूल गया मैं तुम्हारा। अब्दुल्ला, हाँ। फ्रॉम, फ्रॉम के आगे सिंटेक्स दिखाता हूं मैं, ध्यान में आ जाना चाहिए। ये सिंटेक्स देखो, लाइन नंबर 6 और 7। तो फ्रॉम, फ्रॉम के आगे क्या लिखूंगा मैं? ई लिख दिया। फिर इन डीबी डॉट एम्प्लॉइज, फिर सेलेक्ट ई, तो ये हो गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ऐसे मेरे को ज्वाइन करना है, तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम टेम्पररी वेरिएबल इन टेबल 1 ज्वाइन टेम्पररी वेरिएबल इन टेबल 2। ये टेबल 1 टेबल 2 तक समझ में आ जाता है, तो वही चीज मैं यहां पे भी करने के लिए बोल रहा हूं। फ्रॉम, हाँ ज्वाइन आएगा, अभी इतनी देर के बाद याद आया। फ्रॉम, नीचे भी तो लिखा है ना, कहीं तो लिखा है नीचे। अच्छा हो तो दिख नहीं रहा, तो कोई मसला नहीं, सीधा कॉपी पेस्ट हो जाता नहीं तो। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ये क्या हो गया? टेम्पररी वेरिएबल इन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेटा ज्वाइन, ज्वाइन के बाद एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय टू इन अगेन, ये तो सेम टेबल सेम ज्वाइन हो गया। ऑन, ऑन लिखने के बाद पहले एम्प्लॉय डॉट जो आईडी है वो इक्वल्स, फिर एम्प्लॉय टू जो मैनेजर आईडी है वो सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद अपना व्यू मॉडल आएगा। ठीक है, तो देखो कैसा ज्वाइन एम्प्लॉय टू इन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेटा ऑन एम्प्लॉय डॉट आईडी इक्वल्स एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय टू डॉट मैनेजर आईडी, है ना? ये हो गया ज्वाइन। अब मेरे को करना है सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं एम्प्लॉय, तो ये क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। लेकिन मेरे को लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं चाहिए, मेरे को लिस्ट ऑफ क्या चाहिए? मेरे को लिस्ट ऑफ व्यू मॉडल चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल। तो मैंने बोला न्यू एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल, ऐसा। अब इसको होल्ड करके देखो, ये क्या बन गया? आई को वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल, बराबर। ये बन गया मेरा व्यू मॉडल, ये देखो यहाँ पे होल्ड करके। अब मेरे को सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना है। ये बोल रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी, तो मैं बोला एम्प्लॉय में जो डिपार्टमेंट आईडी कहां से मिलेगा मेरे को? डिपार्टमेंट आईडी, दोनों में से कहीं से भी डिपार्टमेंट आईडी दिखा सकता हूं मैं, मेरे पास ऑप्शन है, चाहे 1 में से दिखाओ चाहे 2 में से। तो मैं पहले बोला एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट डॉट आईडी,
क्यों मैं डिपार्टमेंट लोड किया? क्योंकि मैंने पहले इंक्लूड मार दिया है, तो डिपार्टमेंट आईडी लोड हो जाएगा। अब डिपार्टमेंट का नेम आ गया, कहीं डिपार्टमेंट का नेम कहीं से भी दिखा दो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? इंप्लॉय, इंप्लॉय का आईडी। फिर क्या बोल रहा है? इंप्लॉय का नेम, इंप्लॉय का नेम इंप्लॉय में से दिखा दिया। फिर क्या बोल रहा है? मैनेजर का नेम, मैनेजर का नेम कहां से दिखाऊंगा? मैनेजर का नेम इंप्लॉय टू डॉट नेम, टू में से जो आएगा नेम वो मैनेजर का नेम हो जाएगा, वन में से जो आएगा वो इंप्लॉय का नेम हो जाएगा, टू में से जो नेम आएगा वो मैनेजर नेम, तो मैनेजर नेम में डाल दिया। ये एक एक फील्ड एक एक जगह से उठा के सेट किया। अब ये लिस्ट ऑफ बन गया। ये डेटा को मैं बोला तू जाएगा व्यू में, यहां पे आके मैं रिप्लेस किया, ये डेटा चला गया इसमें। तो इसके लिए मैं पहले यहां पे क्या लिखा था? ऐसा लिखा था, अगर ध्यान होगा तो। पहले मैं लिख के फिर कट किया। तो इसको नाम डेटा देने से अच्छा ये ऐसा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल, वही व्यू में जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट बी। इसको लगाता हूं मैं डिबग। देखो थोड़ा सा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है बताने वाली। इसको लगाया मैं डिबग। डिबग में ये डिबगर पॉइंट आया, ये पहला जो पहला वाला ये रन हुआ ये आया। इसको मैं गया व्यू किया, सॉरी इसका नहीं, यहां से यहां गया, एसक्यूएल क्वेरी किया। तो देखो इसके अंदर आया है लेफ्ट ज्वाइन, यही पूछ रहा था मैं। क्यों लेफ्ट ज्वाइन आया है? क्योंकि इंप्लॉय लेफ्ट साइड में, ऑल इंप्लॉय दिखाना है मेरे को। डिपार्टमेंट का मेरे पास ऑप्शन है, असाइन है, नहीं है, नल दिखाना है, तो ये लेफ्ट ज्वाइन हो गया। ये लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी बनी, एग्जीक्यूट नहीं हुई है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अब मैं यहां आया, यहां पे आके ये इसको किया। अब इसकी क्वेरी देखो, अब क्या बनी क्वेरी, गौर से देखो। कौन सा ज्वाइन आया? क्यों इनर ज्वाइन? क्योंकि सेल्फ ज्वाइन में इनर ज्वाइन करना होता है अपने को, खाली टेबल सेम होता है। मेरी बात समझ में आई? सेल्फ ज्वाइन एक्चुअल में इनर ज्वाइन ही है ना, खाली टेबल दोनों साइड में सेम होता है। तो देखो अभी फ्रॉम, पहला टेबल कौन सा है? इंप्लॉय। दूसरा टेबल कौन सा है? इंप्लॉय। पहले को नाम दिया एक्सटेंड वन, दूसरे को नाम दिया एक्सटेंड टू। ऑन आईडी एक्सटेंड वन डॉट आईडी इज इक्वल टू एक्सटेंड टू डॉट मैनेजर आईडी, है ना? यही तो किए थे अपन एसक्यूएल में, हो गया ना सेल्फ ज्वाइन लिंक क्यू से। अब उसके बाद यहां पे ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये क्यों आया? क्योंकि डिपार्टमेंट भी चाहिए था। और ये कहां से आया? ये वो जो हम लोग इंक्लूड करके डेटा लिए थे ना, उसकी वजह से आया। तो पूरे का लेफ्ट आउटर और लेफ्ट आउटर में दोनों का सेल्फ, तो ये दो ज्वाइन हो गया, सेल्फ भी हो गया और लेफ्ट आउटर भी हो गया जगह पे। अभी तक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, सिर्फ बनी है। तो ये कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं आई क्वेरिएबल कलेक्शन, मतलब ये खाली क्वेरी बनाया अब तक। एग्जीक्यूट कब करेगा? जब हम लोग डॉट टू लिस्ट लिखते हैं ना, तब ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट करता है। तो अभी तक क्वेरी एग्जीक्यूट हुई नहीं है, अब एग्जीक्यूट होगी। तो अब यहां पे एग्जीक्यूट हुई। आ गया ना मैनेजर में? फिर से बोलो। हाँ, इंप्लॉय करेंगे। बराबर। ओके। हाँ चलेगा ना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ओके ओके ओके।
समझ गया मैं तुम क्या बोल रहे हो, अभी समझा। ऐसा बोल रहे हो ना, डी इन डीबी डॉट डिपार्टमेंट, कर सकते हो हम लोग वैसा भी। लेकिन इसके लिए अगेन भी वो एक कॉमन कॉलम लगेगा। ज्वाइन करोगे किसके बेस पे, कॉलम नहीं है ना अपने पास। कहाँ लिए कॉमन कॉलम, नहीं है ना अपने पास। समझे क्या बोल, अगेन वही बात आएगी ना, तुम अगर ये कर रहे हो, लाइक तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुमको मैनुअल ज्वाइन करना है, तो तुमको एक कॉमन कॉलम चाहिए उसके अंदर। कॉमन कॉलम रहेगा तो हो जाएगा। देखो, चाहे तुम ऐसे क्वेरी लिखो, चाहे तुम इंक्लूड के थ्रू लिखो, बनने वाली तो क्वेरी है ना। अब बनती वही है, वही लेफ्ट आउटर ज्वाइन बनेगा, वही सेल्फ ज्वाइन का जो फंडा है वही बनने वाला है। तो चाहे तुम ऐसे बनाओ चाहे वो तरीके से बनाओ, फाइनल क्वेरी बना के एग्जीक्यूट होना चाहिए। समझे क्या। तो ये मेरा आ गया। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, जिसको मैनेजर असाइन नहीं है ना, वो दिखेगा ही नहीं। फिर अगेन मैं बोलूंगा ऑल एम्प्लॉय दिखना चाहिए। मेरी बात समझी क्या। अगेन वही बात हुई ना कि लाइक ऑल एम्प्लॉय दिखना चाहिए। किसको समझा मैं क्या बोला। हाँ वैसा वो चीज। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर तुमको इसके अंदर भी लेफ्ट आउटर ज्वाइन चाहिए, मतलब सेल्फ ज्वाइन तुमको करना है, लेकिन सेल्फ ज्वाइन में तुमको लेफ्ट आउटर यूज करना है। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अगेन एक इंक्लूड मारना पड़ेगा यहाँ पर। छोड़ो जाने दो, वो कोई और सिनेरियो में बताऊंगा, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। क्योंकि इसको करना क्या पड़ेगा, देखो प्रॉब्लम है, अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैनेजर नहीं है इसका ऐसा। हाँ, लगे आप तो बहुत समझाना पड़ेगा, इसके लिए छोड़ दो। उतना कोई पूछेगा नहीं, उतना अंदर जाके कभी कोई तुमको पूछेगा नहीं, और वैसा सिनेरियो शायद ही तुमको आए। और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जब लिंक्यू में आता है ना, तो इन लोग क्या बोलते हैं पता है, स्टोर प्रोसीजर बनाएगा। यहाँ पे एक कोड करते हैं, एक स्टोर प्रोसीजर कॉल करने का। अब स्टोर प्रोसीजर में जो क्वेरी डालना डाल, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। स्टोर प्रोसीजर पूरा एसक्यूएल में बना दिए, डेटा वहां से निकाले, एंटिटी फ्रेमवर्क से भी तुम स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू में। मैं बोलने ही जा रहा था, तुम बोले कि इंटरव्यू में क्वेश्चन करते, कैन आई कॉल स्टोर प्रोसीजर फ्रॉम एंटिटी फ्रेमवर्क। तो कॉल कर सकते हैं। कैसे स्टोर प्रोसीजर कॉल करने का, ये ये कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड, दिख रही है। एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड के अंदर यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम, समझे तुमने बताया गेट डाटा, ये स्टोर प्रोसीजर का नेम है, और उसके पैरामीटर्स यहाँ पे तुम बताओगे एरे के फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, ये लाइन जो है ना, डायरेक्ट स्टोर प्रोसीजर कॉल कर देती है। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया तो फिर तुम लिंक्यू में नहीं करोगे उसको। देखो यूजुअली इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी आती नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। दो टेबल है, उसको ज्वाइन करके डेटा, वो दो टेबल भी रिलेटेड टेबल्स ही होते हैं। रिलेटेड टेबल्स मतलब समझते ना, जैसे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, रिलेटेड टेबल्स हो, कैटेगरी सब कैटेगरी साथ में दिखाने वाला। ये तो मैं बहुत बहुत स्पेसिफिक सिनेरियो बना दिया सेल्फ ज्वाइन के लिए, मैनेजर आईडी ये वो, मतलब ताकि ओवरऑल चीजें उसमें कवर हो जाए, वैसा सिनेरियो बना के। ठीक है, तो यूजुअली 90% प्लेसेस पे जो होगा, तुम इंक्लूड करके लोड करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। 95% प्लेसेस पे। तो 5% एक या दो टेबल होते हैं जो रिकर्सिवली कॉल होते हैं, जिसमें सेल्फ ज्वाइन लगता है, या जिसमें चाइल्ड नोड होते हैं, पेरेंट नोड होते हैं, और तुमको ऐसा कुछ हायरार्की दिखाना होता है, जैसे कैटेगरी सब कैटेगरी का हायरार्की हो गया, इम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप हो गया। ऐसे कुछ कुछ टेबल्स होते हैं। अगर 100 टेबल डेटाबेस में है तो 2 या 3 टेबल्स ही ऐसे होते हैं।
तो मतलब उसको भी मैं 5% में काउंट कर रहा हूँ। तो 5% प्लेसेस होती है जहां पे तुमको कस्टम, तो 5% के लिए उन लोग बोलते हैं स्टोर प्रोसीजर लिखो, और 5% को क्या करते हैं उन लोग मूव करा देते हैं स्टोर प्रोसीजर में। स्टोर प्रोसीजर में डाल के फिर इसके लिए तो इंटरव्यू में पूछते हैं ना कि स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क से स्टोर प्रोसीजर कभी कॉल किए हो क्या, तो हम लोग बनाएंगे इसमें स्टोर प्रोसीजर एक आगे चल के, जब अपना प्रोजेक्ट चालू होगा ना प्रोजेक्ट के टाइम पे, तो एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, वो स्टोर प्रोसीजर को एंटिटी फ्रेमवर्क से कॉल करेंगे। तो स्टोर अभी के लिए इंटरव्यू में आंसर देने के लिए क्या है, अगर डीबी डॉट डेटाबेस एग्जीक्यूट, ये अगर पूछता है कि हाउ कैन आई कॉल स्टोर प्रोसीजर फ्रॉम एंटिटी फ्रेमवर्क, तो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डॉट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड, इससे तुम स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो इसको अगर मैं पैरामीटर बताऊं तो यहाँ पे देखो आएगा एग्जीक्यूट द गिवन डीडीएल डीएमएल कमांड, ऐसा कुछ सुना सुना लग रहा है क्या ये? हाँ, तो डीडीएल डीएमएल कमांड अगेंस्ट डेटाबेस। अब यहाँ पे देखो नीचे इसने एक और दिया है यहाँ पे कि तुम ऐसा पैरामीटर भी बता सकते हो, ये देखो एग्जाम्पल दिया है इसने यहाँ पर, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड में अपडेट की क्वेरी लिखा हुआ है इसने। तो जो अपडेट की क्वेरी जहां पे लिखा है वहां पे तुमको खाली तुम्हारे स्टोर प्रोसीजर का नेम और उसमें जो तुमको पैरामीटर पास करना है वो पैरामीटर यहाँ लिखोगे, वो पैरामीटर देखो यहाँ पे लिख सकते हो तुम। तो पैरामीटर कैसे दिया हुआ है, पैरामीटर है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये समझ लो पैरामीटर वैल्यू है, जो पैरामीटर वैल्यू है वो ये पैरामीटर वैल्यू तुम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा स्टोर प्रोसीजर का नेम। ये देखो ये एक दूसरा तरीका भी है। अगर तुमको बोलता है कि स्टोर प्रोसीजर कैसे एग्जीक्यूट करना है, चल ए भाई थोड़ा सा टाइम बचा, सुन ले मेरी बात। तो एक तरीका तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल तुमको स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना है, स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए ये अगर तुम यूज करते हो डीबी डॉट डेटाबेस डॉट एसक्यूएल क्वेरी। अब इसमें दो तरीका है, दो तरीका कौन सा है, एक तरीका ये है कि ये स्टोर प्रोसीजर का डेटा तुमको ये वाले मॉडल में चाहिए, क्योंकि जब वो डेटा आएगा तो वो स्टोर का होना चाहिए, बराबर। तो एक तरीका ये है कि वो क्या क्या देगा तुमको, दे देगा रॉ रॉ एसक्यूएल क्वेरी का आउटपुट, और दूसरा तरीका क्या है, वो तुमको दे देगा ऑब्जेक्ट बना के। तो ये अगर जो ऑब्जेक्ट में तुमको चाहिए, जैसे गेट डेटा यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट किया और पूरा इम्प्लॉई का ही क्या बोलेंगे टेबल आ रहा है वो स्टोर प्रोसीजर से, तो मेरे को पता है वो एम्प्लॉय मॉडल में फिट हो जाएगा, बराबर। तो मैं एम्प्लॉय का मॉडल डाल दिया। अब गेट डेटा में स्टोर प्रोसीजर में मैं 4 कॉलम दिखाया हूँ, वो भी मेरा अलग अलग है, कोई पूरा टेबल नहीं, मतलब 5 अलग अलग टेबल से 5 अलग अलग कॉलम में लेके आया हूँ। जैसे अभी हम लोग क्या किए, 3 अलग अलग टेबल से 3 कॉलम लाए, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर नेम, एम्प्लॉय नेम, 3 अलग ही अलग हुआ ना, मतलब मैनेजर वो तो सेम में है लेकिन उसको हम लोग 2 टेबल कंसिडर किए। तो अगर ऐसा सिनेरियो रहा तो उस टाइम पे वो व्यू मॉडल का नेम यहाँ आएगा और जो क्वेरी है वो इधर चली जाएगी। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, मेरे व्यू मॉडल का नेम। तो इसका रिटर्न टाइप अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो इसके रिटर्न टाइप में ना देखो यही आता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेर टेस्ट, तो टेस्ट देखो क्या है, टेस्ट क्या है, डीबी रॉ एसक्यूएल क्वेरी ऑफ एम्प्लॉय। अगर इसको यहाँ पे अब देखो, अब क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये गेट डेटा से तुम्हारा वो 3 कॉलम आ रहा है, कौन सा 3 कॉलम,
जो हम लोग ने व्यू मॉडल में बनाया है, लाइक ये एम्प्लॉय का आईडी, डिपार्टमेंट का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट का नेम, मैनेजर का नेम, एक स्टोर प्रोसीजर वहां बना दो। वो पूरी जो ज्वाइन की क्वेरी, लेफ्ट ज्वाइन, ये ज्वाइन, वो ज्वाइन, सब डाल दो स्टोर प्रोसीजर में। उसको एग्जीक्यूट मारोगे, आउटपुट में वो कॉलम है, वो आउटपुट कॉलम से यहाँ पे टेस्ट करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल। और यही टेस्ट को हम लोग पास कर देंगे इधर नीचे, तो वो स्टोर प्रोसीजर से जो आउटपुट आएगा वो चला जाएगा कहाँ पे, व्यू में दिखने के लिए। और व्यू में तो ऑलरेडी हम लोग वो व्यू मॉडल का नेम डाल चुके हैं, तो व्यू मॉडल में भी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो तुम एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर के थ्रू ऑब्जेक्ट में भी डेटा लेके आ सकते हो डायरेक्ट। तो उसके लिए तुमको यूज करना पड़ेगा एसक्यूएल क्वेरी। तो दोनों इसके अंदर डेटाबेस के अंदर ही है, ठीक है। और अगर तुम्हारा स्टोर प्रोसीजर सिर्फ इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहा है, मतलब डीएमएल कर रहा है, तो उस टाइम पे तुम यूज करोगे एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड। मतलब दो तरीके का स्टोर प्रोसीजर होता है, एक तो मैंने स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया तो स्टोर प्रोसीजर से एक टेबल आ गया आउटपुट में, और एक मैंने स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में बोला 2 रो इंसर्टेड, 2 रो अफेक्टेड, 3 रो अफेक्टेड, ऐसा। तो दो टाइप की क्वेरी होती है, एक डीएमएल क्वेरी और एक तुम्हारा डीक्यूएल सेलेक्ट की क्वेरी। तो अगर तुम्हारा स्टोर प्रोसीजर पूरा टेबल रिटर्न कर रहा है तो वो टाइम पे तुम यूज करोगे एसक्यूएल क्वेरी फंक्शन, समझे। और अगर तुम्हारा स्टोर प्रोसीजर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, खाली इंसर्ट कर रहा है, अपडेट कर रहा है या डिलीट कर रहा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट करने में वापस थोड़ी लेके आता है। इंसर्ट कर दिया बोलेगा 1 रो इंसर्टेड, डिलीट कर दिया बोलेगा 2 रो डिलीटेड, अपडेट कर दिया बोलेगा 3 रो अपडेटेड। तो वो क्या रिटर्न लेके आता है, इंटीजर। तो देखो अगर यहाँ पे तुम लोग दोनों फंक्शन का रिटर्न टाइप देखोगे तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। और एसक्यूएल क्वेरी का रिटर्न टाइप क्या है, एसक्यूएल क्वेरी का रिटर्न टाइप क्या है, डीबी रॉ एसक्यूएल क्वेरी। अब ये रॉ डेटा निकाल के देगा, क्यों, क्योंकि मैंने टाइप नहीं बताया। अभी अगर मैं टाइप बता दूंगा तो देखो टाइप के हिसाब से डेटा देगा। अगर मैं यहाँ पे आगे ये बोल दिया तो अब यहाँ पे इसका आउटपुट क्या हो गया, डीबी रॉ एसक्यूएल क्वेरी ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू मॉडल। तो ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉल तो तुम लोग इंटरव्यू तो क्लियर कर ही लोगे, बोलोगे कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट लाइक एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड, हाँ कॉल होता है स्टोर प्रोसीजर। कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट एसक्यूएल क्वेरी, उससे भी स्टोर प्रोसीजर कॉल होता है। लेकिन स्टोर प्रोसीजर का भी तो नेचर है ना एक, कि स्टोर प्रोसीजर क्या कर रहा है। अगर तुम्हारा एक स्टोर प्रोसीजर है वो 200 रिकॉर्ड इंसर्ट करता है तो उससे कुछ रिटर्न आएगा क्या, नहीं आएगा। तो उस टाइम पे एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड ये वाला तुम यूज करोगे। अगर तुम्हारा स्टोर प्रोसीजर है वो एग्जीक्यूट होने के बाद 200 रिकॉर्ड लिस्ट डाउन होके आएगा, मतलब डेटा रिटर्न करेगा वो, तो उस टाइम पे तुम ये यूज करोगे। क्योंकि जब वो डेटा रिटर्न करेगा तो उसको तुमको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए, वो जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए वो ऑब्जेक्ट को तुमको यहाँ बताना पड़ेगा। समझ में आई बात, किसको किसको समझा ये। अगर मेरी इंसर्ट की क्वेरी है, मेरे स्टोर प्रोसीजर में इंसर्ट की क्वेरी है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, वन बाय वन दोनों फंक्शन पहले लिख देता हूं। db डॉट डेटाबेस डॉट ठीक है, दोनों फंक्शन में लिख दिया ताकि तुम लोग को ऐसा ना अरे मैं सोचा था ये वाला लेकिन बोला ये वाला, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। मेरा एक स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है, फिर से सुन लो सबको। मेरा एक स्टोर प्रोसीजर है, उसमें मैं 2 इंसर्ट कमांड लिखा हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये सब पता है ना इंसर्ट कमांड, ये सब तो नया नया नहीं लगना चाहिए, नहीं तो जाके देखो रिकॉर्डिंग वापस से। तो उसमें मैं 2 इंसर्ट कमांड लिखा हूँ, ठीक है। वो 2 इंसर्ट कमांड मेरे स्टोर प्रोसीजर के थ्रू एग्जीक्यूट हो गए। अब मेरे को मालूम है कि मेरे स्टोर प्रोसीजर कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, एसक्यूएल क्वेरी के एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड, जिसको बोलूंगा वो आंसर देगा। फहीम ना, फहीम
ओके, इंसर्ट है तो एसक्यूएल कमांड। असरार सेम सेम। किसका किसका आंसर एसक्यूएल कमांड है? 1 2 3 4। नोटा, नन ऑफ दी अबव। अरे कुछ तो बोल दे। हाँ लास्ट में, हाँ चुप मत। इधर किया ना तो इधर हो गया, ऐसे जाएगा। क्या, कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? साइम, साइम ना, हाँ। नहीं पता। रिकॉर्डिंग, अच्छा एसक्यूएल तक पहुंचे ही नहीं क्या देखते देखते तुम? एसक्यूएल क्वेरी, अभी तो पूछा था एसक्यूएल कमांड किसका किसका। अच्छा तुम्हारा आंसर एसक्यूएल क्वेरी है, क्यों? क्या गलती में पूछता हूँ, सही पे क्यों नहीं जल्दी पूछता? जो सामने वाला पता तो चले, सामने वाला क्या सोच के बोला कि मैं तो समझाया था अभी इतना अच्छे से, तो उसको क्या समझ में आया एक्स्ट्रा अलग से। मैं ये बोला कि एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी हम लोग कब यूज करेंगे? जब मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर मेरे को डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। और एसक्यूएल कमांड हम लोग कब यूज करेंगे? जब मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर मेरे को डेटा रिटर्न नहीं करेगा बल्कि इंसर्ट अपडेट डिलीट, मतलब डीएमएल ऑपरेशन करेगा। सेलेक्ट छोड़ के डीएमएल ऑपरेशन करेगा, मतलब या तो इंसर्ट करेगा, या तो अपडेट करेगा, या तो डिलीट करेगा, या तो मर्ज करेगा, ठीक है। तो ये करेगा। तो अगर ये करने वाला है तो एसक्यूएल सॉरी एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड यूज करूंगा। और अगर क्वेरी है जिसमें डीक्यूएल है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, जिसमें मेरे को डेटा चाहिए, तो मैं वहां पे क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी यूज करूंगा। ये तो मैं बोला कि मेरा एक स्टोर प्रोसीजर है जिसमें मैं 2 इंसर्ट कमांड लिखा हूं, ठीक है। तो वो स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए ये दोनों में से मेरे को कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? अब तो बोल दे ना माने। हाँ, एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड। क्यों? क्योंकि मैं हाँ, अभी अब देखो, आप थोड़ा सा सिनेरियो बदल देते हैं, ठीक है। मेरा एक स्टोर प्रोसीजर है, उसमें मैं 4 इंसर्ट लिखा ऊपर, नीचे आके एक सेलेक्ट लिख दिया, नीचे आके मैं एक सेलेक्ट लिख दिया। अब कौन सा यूज करूंगा? इंसर्ट भी तो है, पता कैसे चलेगा कितना रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ? एग्जैक्टली लास्ट में मैं सेलेक्ट यूज कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट वो रिटर्न करेगा, तो वो आउटपुट आगे इसमें स्टोर हो जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वो तो इंसर्ट हो रहा है। और अगर सामने वाला क्वेश्चन करता है कि वो ऊपर जो कितना रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए आउटपुट वेरिएबल यूज करेंगे हम लोग। वो एक अलग ही कंसेप्ट है, आउटपुट वेरिएबल। स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन का डिफरेंस जब इंटरव्यू में हम लोग बोलते हैं, तो स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन, ये इंटरव्यू में पूछता है, बहुत एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शन। पूछा ही रहेगा मेरे ख्याल जितना भी इंटरव्यू होता है, वो एसक्यूएल का पूछेगा तो पूछेगा ही पूछेगा। तो देखो मेजर डिफरेंस मैं तुमको बता देता हूँ। स्टोर्ड प्रोसीजर क्यों यूज होता है और फंक्शन क्यों यूज होता है? क्या? हाँ, यूडीएफ, यूडीएफ भी बोलते हैं, और मतलब सिर्फ फंक्शन भी बोलते हैं उसको। तो स्टोर्ड प्रोसीजर या स्टोर्ड फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये क्यों यूजर डिफाइंड फंक्शन कब यूज करेंगे? अगर मेरे पास कोई एक लॉजिक है, ठीक है, कोई एक लॉजिक है जिसमें 5 सेलेक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें कुछ वैल्यू जाने वाली है और कैलकुलेट होके एक वैल्यू रिटर्न आने वाली है। मतलब मैं 2 वैल्यू दूंगा उसको, उसके बेस पे कैलकुलेट करके मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करना है। तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा फंक्शन यूज होगा। मेरे को ना इंसर्ट करना है, ना मेरे को अपडेट करना है, ना मेरे को डिलीट करना है, कुछ नहीं करना है। मेरे को सिर्फ एक वैल्यू देना है, उसके बेस पे एक वैल्यू, जैसे कि कैलकुलेट टैक्स, तो मैं बंदे की सैलरी दूंगा, ठीक है, बंदे का पैन नंबर दूंगा, और मैं बोलूंगा बताओ इसको कितना टैक्स लगने वाला है। तो ये रिक्वायरमेंट के लिए कुछ इंसर्ट नहीं होगा, कुछ अपडेट नहीं होगा, कुछ डिलीट नहीं होगा, जस्ट कैलकुलेशन होगा। तो ये रिक्वायरमेंट अचीव होगी यूडीएफ या यूजर डिफाइंड फंक्शन से, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करो, अभी मैं वन बाय वन डिफरेंस बता दूंगा एंडिंग में, जो इंटरव्यू में बोलना है।
पहले समझे तो मैं है क्या। ठीक है, अब आते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर पे। स्टोर्ड प्रोसीजर तुम्हारी एक रिक्वायरमेंट है, लाइक एक बटन है, एक बटन के क्लिक होने पे एक टेबल में 400 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए लूप के थ्रू। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, तुमको इंसर्ट, अपडेट या डिलीट या सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सेलेक्ट करके पूरा टेबल, हाँ क्या सेलेक्ट मतलब पूरा टेबल ला के तुमको चाहिए तुम्हारे यूआई में, ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके लिए स्टोर्ड प्रोसीजर बनाओगे। ये दो प्रैक्टिकल सिनेरियो बता दिए। अब आ जाते हैं हम लोग टेक्निकल डिफरेंस के ऊपर। जब हम लोग स्टोर्ड फंक्शन लिखते हैं, मतलब फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं, तो फंक्शन जैसे हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल, तो वैसे हम लोग लिखते हैं क्रिएट फंक्शन। क्रिएट टेबल टेबल का नेम, क्रिएट फंक्शन फंक्शन का नेम। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर का नेम। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर का नेम लिख के पैरामीटर बता देते हैं, क्रिएट फंक्शन फंक्शन का नेम लिख के पैरामीटर बताते हैं, और एंडिंग में लिखते हैं रिटर्न। फंक्शन में क्या लिखते हैं, रिटर्न। तो फंक्शन में एक एक्स्ट्रा कीवर्ड या स्टेटमेंट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न। तो फंक्शन शुड ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू, ए वैल्यू मतलब एक सिंगल वैल्यू। स्टोर्ड प्रोसीजर के केस में ऐसा नहीं है। पहला डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमेशा कैलकुलेशन करके एक वैल्यू देगा, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू देगा। स्टोर्ड प्रोसीजर इंसर्ट अपडेट डिलीट करेगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, जरूरत नहीं है उसको रिटर्न करने की। इसमें क्रॉस क्वेश्चन होता है, जब तुम ये बोलोगे ना इंटरव्यूअर को, तो बोले कि स्टोर्ड प्रोसीजर से वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता क्या। मैं कर सकते हो, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू नहीं, आउटपुट पैरामीटर के थ्रू। फिर से बोलो, गौर से सुनो, आधे लोग बहक गए बीच में। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस क्या है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू, अब स्टोर्ड प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न करेगा आउटपुट पैरामीटर के थ्रू। जो मैं एक्सप्लेन किया उसी को वन लाइनर में बोला हूं वापिस से, मेरी बात समझी। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, फंक्शन में तुम इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड नहीं लिख सकते, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर में तुम डीएमएल कमांड लिख सकते हो, वो तो पहले ही उसके उसके यूज से ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस, फंक्शन में तुम स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर में तुम फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये बहुत बहुत कॉमन सी चीज है, अगर तुमको यूज समझ गया ना तो ये भी समझ जाएगा। अब एक फंक्शन है जो टेक्स्ट कैलकुलेट कर रहा है, वो टेक्स्ट कैलकुलेट करके तुमको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर में लग रहा है वो टेक्स्ट की वैल्यू एक इंसर्ट कमांड में स्टोर्ड प्रोसीजर में लग रही है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर के तो फंक्शन कॉल कर सकते हो। अब इमेजिन करो तुमने फंक्शन के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल कर दिया, अब इस एक ऐसा स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल किया जो इंसर्ट अपडेट डिलीट करता है, और उसको कॉल किसमें किया, फंक्शन में, और फंक्शन डीएमएल सपोर्ट करता है क्या, नहीं। इसके लिए लोग इसका रीजन पूछ लेते, क्यों फंक्शन में स्टोर्ड प्रोसीजर में क्यों नहीं कॉल कर सकता, क्यों नहीं कॉल कर सकता, बिकॉज स्टोर्ड प्रोसीजर डीएमएल सपोर्ट करता है। तो तुमने फंक्शन में स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल किया, फंक्शन की 4 लाइन चली, फिर स्टोर्ड प्रोसीजर में क्या उसने 5 इंसर्ट लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन के थ्रू इंसर्ट हो गया ना, और फंक्शन इंसर्ट डीएमएल सपोर्ट ही नहीं करता है, तो इसके लिए फंक्शन में स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर में फंक्शन कॉल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि फंक्शन तो खाली एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो वैल्यू मेरे को स्टोर्ड प्रोसीजर में लग सकती है, और स्टोर्ड प्रोसीजर इंसर्ट अपडेट सपोर्ट करता है, और फंक्शन में इंसर्ट अपडेट में कर नहीं सकता, इसके लिए उसको वहां पे कॉल नहीं कर सकता। क्लियर है, तो इसको वन लाइनर हम लोग कैसा बोल सकते हैं कि स्टोर्ड प्रोसीजर में फंक्शन कॉल हो सकता है, लेकिन फंक्शन में स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस हो गया। तो देखो जी, ये दो मेजर डिफरेंस है। बाकी डिफरेंस, स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर लिखना पड़ता है, फंक्शन बनाने के लिए क्रिएट फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ये भी है, लेकिन ये कोई सेंस नहीं रखता। ये तो तुम बस खाली वो मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर भरने के लिए 4 पॉइंट लिखेंगे जब भी 2 मार्क्स मिलेगा, वो वाला हिसाब है। बाकी ये जो तुमको मेजर चीज बताया यही है स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शन में। तो अब इंटरव्यू में एटलीस्ट तुम लोग इसको आंसर कर सकते हो प्रॉपर तरीके से कि स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शन का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट में स्टोर्ड प्रोसीजर यूज किया है, हाँ नहीं मत बोलना, बिना उसके प्रोजेक्ट नहीं बनता। नहीं बोलोगे फिर वो फालतू फालतू सवाल पूछने लगे तुमसे कुछ भी, ठीक है, तो बोलेगा बिना स्टोर्ड प्रोसीजर के प्रोजेक्ट बना कैसे, तो बोला हाँ हम लोग ने किया है ऑलरेडी, डेटाबेस की टीम है वो स्टोर्ड प्रोसीजर बना के देती है, हम लोग उसको कॉल करते हैं, दैट्स इट। कैसे कॉल करते हो, हम लोग का प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क यूज होता है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू कॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैसे कॉल करोगे एंटिटी फ्रेमवर्क में, ये हो गया ना पूरा। तो ये पूरा एक चंक पूरे क्वेश्चंस की है जो डेटाबेस और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो क्या क्या चीज बताया वहां, सुन लो थोड़ा सा रिवाइज मारो क्योंकि बहुत स्पीड बताते चला गया। लिंक यू का इंट्रो मतलब सिंटैक्स, ठीक है, सादी लिंक यू की क्वेरी। और हाँ, लिंक यू में एक चीज थी बताने की रह गई। लिंक यू में क्या होता है, दो तरीके का सिंटैक्स यूज होता है, एक सी शार्प का और एक लिंक यू का ओल्ड सिंटैक्स। तो जो हम लोग सिंटैक्स पढ़े ना, ये लिंक यू का ओल्ड सिंटैक्स है। सेम चीज को हम लोग एक सी शार्प वाले सिंटैक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंटैक्स मेरे को ऐसा लगता है ज्यादा एसक्यूएल से सेम है, तो इसकी वजह से मैं ये वाला सिंटैक्स को प्रीफर करता हूँ। अगर कोई और अगर जैसे कहीं पे दूसरा सिंटैक्स लिखा हुआ देखो तो ऐसा मत सोचना कि लाइक ये कुछ अलग ही लिख दिया इसने। वो सिंटैक्स तुम जल्दी सीख जाओगे, ये सिंटैक्स कोई सिखाता नहीं है। ये जो मैं बता, ये तो थोड़ा और भी अटपटा लगता है, अलग लगता है। तो ये तुमको आ जाएगा ना, वो तुमको ऑटोमेटिक आने लगेगा क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है, इससे सिंपल है वो। ये थोड़ा ज्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड है, सेलेक्ट इधर, फ्रॉम इधर, वेयर इधर, कहाँ पे क्या लिखने का, वो तो तुमको लगेगा जस्ट लाइक ए फंक्शन कॉल है। ठीक है, तो दो सिंटैक्स लिंक यू का बता दिया अपन, ओल्ड सिंटैक्स यूज किए। ओल्ड सिंटैक्स से सिंपल क्वेरी, ओल्ड सिंटैक्स से ज्वाइन, ओल्ड सिंटैक्स से वेयर। वेयर में मैं स्टार्ट विथ एक ऐसे यूज कर लिया, तो तुम कोई भी सी शार्प का ऑपरेटर यूज कर सकते हो, टर्नरी यूज करो, कोई सा भी। मैं तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन यूज कर लिया वहां पे। फिर उसके साथ में हम लोग क्या देखे, उसके साथ में हम लोग देखे सेल्फ ज्वाइन यूजिंग लिंक यू। जो हम लोग देखे थे वो क्या जनरेट किया था, सेल्फ ज्वाइन यूजिंग लिंक यू। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे, व्यू मॉडल, कि व्यू मॉडल का फंडा क्या है, और व्यू मॉडल में डेटा लिंक यू से तुम कैसे डालोगे। तो जहां सेलेक्ट लिखते हैं वहां न्यू लिख के न्यू व्यू मॉडल लिखोगे तो व्यू मॉडल में डेटा चला जाता है, तो पूरी लिस्ट व्यू मॉडल की रिटर्न होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के पार्ट के ऊपर, कि इसको अगर क्वेश्चन करता है क्यों स्टोर प्रोसीजर के पार्ट पे आए, क्योंकि अगर इतना कॉम्प्लिकेशन क्वेरी में हो जाए, सेल्फ ज्वाइन ये वो, तो वो क्वेरी को यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, स्टोर प्रोसीजर में मूव कर देते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर को कॉल मैं कैसे करूंगा एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, तो उसके लिए ये अप्रोचेस है। क्लियर है? यहां तक इतनी ही चीज बताया हूं आज के लेक्चर में, कुछ छोड़ा तो नहीं ना? क्लियर है? यहाँ पर ऐसा कुछ है जो नहीं है, या कुछ क्वेश्चन है, या इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड जो याद आ रहा है, लाइक ऐसा टाइप का? ये कौन सा ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन? ये तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा पहले। नहीं नहीं, देख के बताता हूं मैं, पहले देख तो लू है भी कि नहीं, के कुछ अलग ही पूछ रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ इक्वी ज्वाइन। सीटीई, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ये एसक्यूएल का मतलब क्वेश्चन है। मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इंटरव्यू में क्या आंसर देना है वो बता देता हूँ, तो तुम इंटरव्यू निकाल लोगे। सीटीई, सीटीई जब भी पूछेगा ना इंटरव्यू में, सीटीई क्या है या कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या है, तो बोलने का वी कैन क्रिएट सीटीई यूजिंग विथ क्लॉज, विथ, WITH, विथ क्लॉज। इसका क्या फंडा है, क्यों हम लोग सीटीई यूज करते हैं? सीटीई हम लोग यूज करते हैं लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेरी है, जैसे कि अभी एक क्वेरी हम लोग ने लेफ्ट ज्वाइन वाली यहाँ पे यूज की है, कौन सी, जिसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का लेफ्ट ज्वाइन था। अब जब भी एम्प्लॉय लगेगा तो उसका डिपार्टमेंट तो साथ में लगेगा ही लगेगा, कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने के लिए, बराबर। तो एक स्टोर्ड प्रोसीजर में यही चीज को हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर में लेके चले जाते हैं। एक स्टोर्ड प्रोसीजर में वही क्वेरी जो है घड़ी घड़ी यूज हो रही है। तो पहले एक बार तुमने लेफ्ट ज्वाइन लिखा, फिर से तुमने लेफ्ट ज्वाइन लिखा, फिर 10 लाइन छोड़ के फिर तुमने लेफ्ट ज्वाइन लिखा, तो तुम एक एक क्वेरी को बार बार यूज कर रहे हो, तो क्यों ना वही क्वेरी को एक नाम दे दिया जाए, वही क्वेरी को एक नाम दे दिया जाए और वो नाम को यूज किया जाए। तो जो क्वेरी को नाम देने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड सिटी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए, नहीं ये इसमें किए ना, अभी मेरे को ये क्वेरी को मैंने इसको एक नाम दिया और यही नेम को फिर मैंने 2 बार यूज किया, कहाँ गया, हाँ इधर, यही नेम को मैंने 2 बार यूज किया। तो यही चीज अगर मेरे को यही अप्रोच मेरे को एसक्यूएल सर्वर के स्टोर प्रोसीजर में करना है, लाइक एक क्वेरी को एक नाम देना है, तो वो क्वेरी हम लोग विथ लिखते हैं, हम लोग विथ के आगे एक नाम लिखते हैं और पूरी क्वेरी लिख देते हैं, पूरी जो ज्वाइन की जितने भी 4 टेबल ज्वाइन, 5 टेबल ज्वाइन। अब उसके बाद वो जो नाम है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, वो नेम लिखते हैं, तो वो नेम के थ्रू वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। मतलब कैसे लिखते हैं हम लोग, सिंटैक्स अगर इसका बताऊं मैं, तो ये कुछ ऐसा है, लाइक
हम लोग लिखते हैं विथ के अंदर यहाँ पे मैं लिखा कोई तो क्वेरी, ठीक है, एज करके मैंने इसका नेम दे दिया ए, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए। तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो 5 टेबल 6 टेबल की ज्वाइन वाली क्वेरी है ना, वो ये ए नाम से एग्जीक्यूट कर देता है। तो जो उसके नाम में ही है, देखो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, कॉमन कोई क्वेरी है जिसको तुमको एज ए टेबल यूज करना है। मेरी ये जो क्वेरी थी जो लाइन नंबर कहाँ पे है, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 में मेरे पास समझ लो 20 लाइन की क्वेरी है जिसमें 4 टेबल का ज्वाइन है, वो मेरे को 6 जगह पे यूज करना है, मेरे को 6-7 जगह पे यूज करना है। तो हर बार मैं वो उसको कैसे घड़ी घड़ी वो 20 लाइन नहीं लिखूंगा, वो 20 लाइन को एक नाम दे दूंगा मैं, कुछ तो पर्पस के लिए कर रहे तुम वो ज्वाइन, तो समझ लो वो है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेटा, तो नाम दे दिया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेटा। बोलो बोलो। टेबल तो फिक्स ही होता है ना डेटाबेस में। नहीं नहीं, अलग अलग रहेगा तो फिर अलग अलग सिटी बनाना पड़ेगा। सेम क्वेरी मैं बोला, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेरी तुमको मल्टीपल प्लेसेस पे लग रही है, हर बार तुमको ज्वाइन करके 7 टेबल से डेटा, 5 टेबल से डेटा, 4 टेबल से डेटा निकालना पड़ रहा है ना, तो उसको एक नेम में डाल के वो नेम को हम लोग यूज करते हैं। फिर स्टोर प्रोसीजर के अंदर सीटी यूज होता है, समझे क्या। अगर तुमको वही क्वेरी को लाइक जो तुम्हारा ज्वाइन है उसको तुम स्टोर प्रोसीजर में डाल के वो स्टोर प्रोसीजर को यहाँ पे कॉल करोगे, ऐसा अगर तुम सोचो तो वैसा भी कर सकते हो। तो एक स्टोर प्रोसीजर दूसरा स्टोर प्रोसीजर कॉल लेगा, वो जाएगा डेटा लेके आएगा, वर्क करेगा। लेकिन सीटीई जो है उसको तुमको डिलीट नहीं करना, मतलब सीटीई का फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। जब तक स्टोर प्रोसीजर चलेगा ना, टॉप में तुमने एक सीटीई डिफाइन किया, स्टोर प्रोसीजर खत्म तो वो भी खत्म, मेरी बात समझी। लेकिन स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर दोगे तो वो चले चाहे नहीं चले, वो सेपरेट स्टोर प्रोसीजर अलग से रहेगा। स्टोर प्रोसीजर इज लाइक ए ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये इन मेमोरी ऑब्जेक्ट्स है, मतलब जब तक स्टोर प्रोसीजर चलते रहेगा तब तक ही सीटीई रहेगा, स्टोर प्रोसीजर खत्म तो सीटीई भी खत्म। लेकिन अगर तुम स्टोर प्रोसीजर बना दोगे सीटीई की क्वेरी का, तो चाहे वो स्टोर प्रोसीजर चले चाहे वो नहीं चले, वो ऑब्जेक्ट रिसाइड करेगा मेमोरी में, वो आउट मेमोरी मैनिपुलेशन हो गया, लाइक यू आर कॉलिंग वन स्टोर प्रोसीजर फ्रॉम अनदर, वो कंसेप्ट अलग हो जाएगा, समझे। जैसे कि लोग सीटी और व्यू में डिफरेंस पूछते हैं, कि व्यू में भी तो ऐसे ही होता है, व्यू में अपन क्रिएट व्यू लिखते हैं, एज लिख के एक क्वेरी लिख देते हैं, तो वो क्वेरी एक व्यू में स्टोर हो जाती है। व्यू मतलब कौन सा व्यू, एसक्यूएल सर्वर का व्यू, एमवीसी का व्यू नहीं, ठीक है। तो वो व्यू में स्टोर हो जाती है। अब लोग बोलते हैं कि फिर डिफरेंस क्या है, मतलब स्टोर प्रोसीजर में भी वही होता है, व्यू में भी वही होता है, तो डिफरेंस क्या है। स्टोर व्यू एज ए टेबल यूज हो सकता है, स्टोर प्रोसीजर एज ए टेबल यूज नहीं हो सकता है, ये उसका डिफरेंस है, समझेगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा तुम एसक्यूएल का आंसर दोगे तो आएगा, और अगर तुम ये क्वेश्चन को स्किप कर देते हो, नहीं भी आंसर देते हो, तब भी तुम्हारा रिजेक्शन नहीं होगा। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन के बेस पर तुमको कोई एज ए डॉटनेट डेवलपर रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग एसक्यूएल सर्वर के डेवलपर नहीं है, हम लोग एमवीसी डेवलपर है। हम लोग को जितना एसक्यूएल रिक्वायर्ड रहता है उतना हम लोग को आता है। हम लोग को क्या आना चाहिए, हम लोग को डीएमएल आना चाहिए, डीएमएल आना चाहिए, स्टोर प्रोसीजर पता रहना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, किसी के बनाए हुए स्टोर प्रोसीजर में चेंजेस करने आना चाहिए। ये प्रैक्टिकली तुमको रियल टाइम में करना पड़ेगा, ऑन जॉब जाके इतना तुमको आना चाहिए। उससे ज्यादा अगर तुमसे पूछा जा रहा है, तुमको नहीं आ रहा है, तुम नहीं बोल दिए, तो उस पर रिजेक्ट नहीं करेगा कोई तुमको, ये पक्का है। और अगर तुमको पूरा एसक्यूएल पे इंटरव्यू ले रहा है, लाइक मतलब एमवीसी पूछ ही नहीं रहा है, डॉटनेट पूछ ही नहीं रहा है, तो मतलब उसका प्रोजेक्ट का नेचर ही वैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस वगैरह के जो ओल्ड प्रोजेक्ट पे तुम जाओगे, बोलते तो उन लोग डॉटनेट डेवलपर ही है, लेकिन पूरा इंटरव्यू जो होता है तुम्हारा एसक्यूएल पे होता है, अजीब अजीब क्वेरी लिखवाते हैं बैठा के। हाँ, तो वही बात है, वो प्रोजेक्ट नेचर की वजह से होता है वो। तुम वो प्रोजेक्ट पे चले भी गए ना सेलेक्ट होगे, तो तुम परेशान हो जाओगे। परेशान इसके लिए होगे क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट ही एसक्यूएल में रहेगा। तुम फिर तुमको सब स्टोर प्रोसीजर में लॉजिक लिखना पड़ेगा, और स्टोर प्रोसीजर में लॉजिक एटलीस्ट मेरा दिमाग तो काम नहीं करता है उधर लिखने का, क्योंकि वो जिसको आदत रहती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ना, वो कहीं और लॉजिक लिख नहीं पाता है, मतलब उसका दिमाग भी वही हिसाब से चलता है, तो तुम वहां लॉजिक नहीं लिख पाओगे, तुम परेशान हो जाओगे कि टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर ऑल टुगेदर न्यू एक स्टार्ट करना पड़ेगा कि पहले एसक्यूएल सर्वर पूरा सीखूं फिर ये प्रोजेक्ट पे काम करूं।
तो वो बात आ जाएगी फिर, समझे क्या? तो अगर उसमें रिजेक्ट हो भी गया तो टेंशन नहीं लेने का ज्यादा। क्या सिलेक्शन हुआ है, हो गया है, तो फिर देखो अब एसक्यूएल सर्वर होता है, ऐसा नहीं। मैं तो शुरू में भी बोला था कि एसक्यूएल अगर ऊप्स के बाद किसी का सबसे ज्यादा वेटेज है तो वो सी शार्प नहीं है, वो एसक्यूएल सर्वर है। अगर मेरा शुरू का तुमको रिकॉर्डिंग रहेगी ना तो निकाल के देखना, वेटेज अगर मैं जो बताया हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर ऊप्स के बाद होता है तो वो एसक्यूएल पे होता है। लेकिन ऊप्स के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एवरी इंटरव्यू शुरू ऊप से ही होता है। तुम एवरी इंटरव्यू, वो रेयर रेयर कोई इंटरव्यूअर रहता रहेगा जिसको आता ही नहीं रहेगा ऊप्स, तो एक अलग चीज है, मतलब वो तो एक एक्सेप्शन हो गया। लेकिन पहले वही बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बताओ, बेसिक पिलर बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, ये सब तो इतना कॉमन है। उसके बाद आगे गई गाड़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और निकल जाती। वो एंडिंग में आएगा, अपने को अभी नहीं आएगा, अभी समझेगा भी नहीं, अभी इंटरफेस नहीं हुआ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहां से बता। अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो बैच का अब शुरू हुआ है। और कुछ क्वेश्चन? 50 समझ के चलो, 50 के आसपास। अभी बहुत स्पीड पढ़ाए हो यहाँ पे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा चीज कवर कर दिया। 50%, अराउंड 50% के करीब हो गया। अपना एंडिंग का समझ लो 30% तो प्रोजेक्ट में कवर होगा, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फिल्टर की, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एरिया की। तो वो अभी यहाँ से जो बची हुई चीज है वो उसमें है अपना वेब एपीआई है, एसक्यूएल सर्वर में स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे बनाना है, अभी बनाने तो बताया नहीं ना, खाली हमने हवा हवा में बात की है। एसक्यूएल सर्वर एक बार और आएगा, बोला भी था मैं कि अभी यहाँ रोके हम लोग एसक्यूएल को, एसक्यूएल वापस आएगा जिसमें स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करना और वो सब जो छोटा मोटा पार्ट है एसक्यूएल का वो रहेगा। छोटा मोटा मतलब जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है, अपने को अपन उसको रियल टाइम सिनेरियो में नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग उसको ऐसा देख लेंगे कि लाइक प्रैक्टिकली ऐसे स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हैं, ऐसे फंक्शन बनाते हैं, ऐसे कॉल करते हैं, ये चीज देखेंगे। वो उतना पार्ट बचा हुआ है। एक ट्रिगर बनाएंगे हम लोग, एक ट्रिगर को चेक करेंगे बना के, क्योंकि ट्रिगर पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ट्रिगर देखने का, स्टोर्ड प्रोसीजर देखना है वहां पे। और ट्रांजेक्शन नहीं, वो ट्रांजेक्शन वगैरह अपन नहीं क्रिएट करते, वो सब डीबीए लोग का काम है। वो लोग पूछते हैं वो ट्रांजेक्शन, वो आंसर मैं ऑलरेडी दिया हूँ, एक रिकॉर्डिंग में रहेगा, देखो एसिड प्रॉपर्टी जिसमें बताया हो ना, तो उसमें तुमको ट्रांजेक्शन क्रिएट करने नहीं बोलेगा कभी। और एसक्यूएल में ट्राई कैच, तो थोड़ा थोड़ा एसक्यूएल का पार्ट बचा है। फिर अपना एक ये क्या बोलते हैं, यूआई पे अपन जंप करेंगे, यूआई में जेक्वेरी, डेटा टेबल, वो सब बचा हुआ है, वो सब आएगा। फिर उसके बाद वेब एपीआई आएगा, वेब एपीआई आएगा। फिर लिंक क्यू का रिवीजन और आएगा, लिंक क्यू में मतलब, और लिंक क्यू में मैं क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत बेसिक लिंक क्यू हुआ। लिंक क्यू में मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल सिनेरियो लिंक क्यू का क्या है वो आएगा। देन ऊप्स के कुछ जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से चीजें बची हुई है, जैसे कि डायमंड प्रॉब्लम प्रैक्टिकल बना के दिखाओ, सिंगलटन एक क्लास बना के दिखाओ, तो वो सब। हाँ ऐसा आप पूछते हो लोग, हाँ तो वैसा वो लोग पूछते हैं, तो वो सब चीज जो मिसलिनियस चीजें है वो आएगी। तो वो 20% तो समझ लो वही है उसमें, 20 वो है, 30 है बचा, थोड़ा पार्ट ही है जो टच कर, ऑलमोस्ट ज्यादातर पार्ट अपन टच किए यूआई का पार्ट छोड़ के। अब यूआई में भी खाली बूटस्ट्रैप ही बताया हूं मैं, जे क्वेरी आने वाला है, एजेक्स आने वाला है, वो सब यूआई में आएगा। तो 10% समझ लो वो है। डायमंड डेथ, नहीं डायमंड प्रॉब्लम, हाँ हो सकता है होगा वो वर्ड, डायमंड प्रॉब्लम ये तो मतलब पढ़ा है मैंने, डायमंड डेथ तो पता नहीं, वो गूगल करके देखो एक बार वही है क्या, क्योंकि मेरे को भी पता। हाँ डायमंड प्रॉब्लम जितना मैं पढ़ा हूँ डायमंड प्रॉब्लम ही सुना हूं मैं। एक तुम क्या बोले थे, कौन सा ज्वाइन भूल गया मैं, इक्वी ज्वाइन ना, हाँ वो मैं देख के बताता हूँ, कुछ नया ही लग रहा है एकदम। और कुछ क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन, छुट्टी मिलेगी कि नहीं? ठीक है छुट्टी। बहुत एग्जैक्ट 11 बजे खत्म हुआ आज।